द हिंदू न्यूज़पेपर बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज़पेपर है बिकॉज ऑफ लाइक जो टाइप ऑफ टॉपिक्स कवर होते हैं, आपका सिलेबस का काफ़ी मेजर पोर्शन इस न्यूज़पेपर में होता है। पहले जैसे एडिटोरियल होता था, अब आज के टाइम पे साइंस का स्पेशल इशू आता है, आईआर के इश्यूज़ आते हैं, ज्योग्राफी एनवायरनमेंट के इश्यूज़ स्पेशल इश्यूज़ आते हैं, पॉलिटी के टॉपिक्स आते हैं। तो प्रयास है कि जो भी द हिंदू सेशंस जैसे आपका डेली बेसिस में होता है तो उनके टॉपिक्स को कंपाइल किया जाए और आप सब्जेक्ट वाइज भी चीज़ों को कनेक्ट कर सको। तो आज हम डिस्कस करते हैं, आपको क्या करना है, पूरे सेशन को देखना, अपने नोट्स जो है वो प्रिपेयर करना है। आप लोग अगर चाहते हैं कि करंट अफेयर्स बहुत अच्छा हो तो इट्स बेटर आप डाउनलोड करो सौरभ पांडे CSE ऐप, उसमें पूरा कोर्स है, उस कोर्स को फॉलो अप कर सकते हैं। इसके अलावा आप यूट्यूब में भी जो क्लासेस हैं जो खाली द हिंदू से रिलेटेड, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। पहला जो टॉपिक है दैट इज़ न्यूट्रिनो। इसके एप्लीकेशन, इसमें मेंस का भी प्रश्न आपके लिए फ्रेम हो सकता है। तो देखो, न्यूट्रिनोस क्या है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स है। पहला पॉइंट आपको क्या ध्यान में रखना है कि ये जो पार्टिकल न्यूट्रिनोज हैं ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स है। अच्छा, व्हाट डू यू मीन बाय सब एटॉमिक पार्टिकल्स? सब एटॉमिक पार्टिकल्स का मतलब क्या होता है? सब एटॉमिक पार्टिकल्स सिंपली मीन्स कि ये लाइक है ना, एटम है, और ये जो एटम्स हैं एटम से भी छोटे, जैसे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनसे भी छोटे होते हैं, लेप्टॉन, नियॉन। ये इस पर मैंने क्लासिफिकेशन कई बार चर्चा आपसे कर रखी है। तो दीज न्यूट्रिनोस बेसिकली दे आर व्हाट, दे आर सब एटॉमिक पार्टिकल्स। पहला तो ये ध्यान में रखना है, इनके इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं होता है। जैसे इलेक्ट्रॉन है, इसका नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन है, पॉजिटिव चार्ज होता है, तो इनका इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं होता है। जो मास होता है बहुत ही कम होता है। ये फैक्ट्स याद रखना। लेफ्ट हैंडेड, देखो राइट हैंडेड, लेफ्ट हैंडेड, ये स्पिन जो पार्टिकल्स होते हैं उसकी स्पिन के बेसिस पे होता है। ठीक है, जो मूवमेंट है उसका जो स्पिन है, स्पिन मतलब है ना मूवमेंट का डायरेक्शन, तो स्पिन ये लेफ्ट हैंडेड होता है। तो ये फैक्ट्स जैसे आपसे प्रीलिम्स में कैसे प्रश्न आ सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट न्यूट्रिनोस। उसमें पहला स्टेटमेंट आएगा आपका, क्या ये सब एटॉमिक पार्टिकल है? आंसर इज यस। देन दे विल आस्क यू क्या इसके इलेक्ट्रिक चार्ज है? आंसर इज नो। क्या इसका मास कितना है? स्मॉल मास है, तो ये हाँ स्मॉल मास है। ये राइट हैंडेड है, लेफ्ट हैंडेड है, तो लेफ्ट हैंडेड है। फिर ये क्या है, यूनिवर्स में बहुत अधिक आपके प्रेजेंट है, और सेकेंड सबसे ज़्यादा पार्टिकल्स प्रेजेंट आफ्टर फोटॉन्स। फोटॉन्स कौन से पार्टिकल्स हैं? जैसे जो लाइट को बनाते हैं, जैसे पार्टिकल्स ऑफ लाइट, इन्हीं फोटॉन से मिलकर जो लाइट है वो बनती है। तो सबसे ज़्यादा पार्टिकल्स कौन से हैं? फोटॉन्स हैं। एंड आफ्टर दैट, उसके बाद कौन है सबसे ज़्यादा? दैट इज दैट वी कैन से उसके बाद न्यूट्रिनोज हैं। एंड जब हम ऐसे पार्टिकल्स जो मैटर्स बनाते हैं, मैटर का मतलब जैसे मान लो कि यही पार्टिकल्स जुड़ के दे क्रिएट मैटर। ठीक है, और फिर ये मैटर्स ही फर्दर आपके क्लासिफाइड होते हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि ये मोस्ट अबंडेंट पार्टिकल्स हैं जो कि मैटर को बनाते हैं। दे आर रिस्पॉन्स। अच्छा, एक बार वॉइस बता दो, वॉइस क्लियर है, वॉइस परफेक्ट? एक बार कमेंट कर दिया करो, ठीक है, बिकॉज पता नहीं चलता है, जैसे क्लास चल रही, मेरा सारा फोकस स्लाइड्स में रहता है, तो उस केस में कई बार कभी नेट का इशू कुछ आ गया या कोई टेक्निकल इशू हो गया या वॉइस में कोई दिक्कत हो गई, तो फिर जस्ट लेट मी नो। ऐसा कुछ अगर है तो एक बार सभी लोग एक बार टाइप करके बता दो, जो लोग भी प्रेजेंट है, जो लोग भी अभी प्रेजेंट है, जस्ट लेट मी नो वॉइस ठीक है, वॉइस का तो कोई दिक्कत नहीं है इस समय। और नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पे ये जो पार्टिकल्स हैं ये कैसे प्रोड्यूस होते हैं। लाइक न्यूट्रिनोस की बात करें, व्हेन पार्टिकल्स कॉल्ड लेप्टॉन्स। यहाँ पे देखो क्या है कि ये मैंने पहले करा रखा है कई बार, अगर आप लोग ने अपने कंटेंट को थोड़ा रिवाइज किया हो तो मैंने ये चीज़ करा रखी है आप लोगों को कि ये जो पार्टिकल्स होते हैं ना, व्हेन यू टॉक अबाउट दीज स्पेसिफिक पार्टिकल्स, जैसे कि ये लेप्टॉन्स हैं, म्यूऑन्स हैं, ये और भी छोटे पार्टिकल्स होते हैं व्हेन यू कंपेयर विद द लाइक प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इनसे। तो जब लेप्टॉन्स का इंटरेक्शन मैटर से होता है तब न्यूट्रिनोस का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे जैसे मान लो व्हेन अ टाइप ऑफ लेप्टॉन, मतलब लेप्टॉन का एक टाइप है जिसे म्यूऑन बोलते हैं, तो अगर म्यूऑन मैटर से इंटरेक्ट करेगा तो उसे बोलते हैं म्यूऑन न्यूट्रिनोस, है ना। तो यहाँ पे आपको क्या ध्यान में रखना है कि जो लेप्टॉन्स पार्टिकल, अगर आपसे पूछे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यूट्रिनोस, आपसे अगर ये कोई प्रश्न पूछता है तो आपका आंसर क्या होना चाहिए कि लेप्टॉन जो है, दीज आर द पार्टिकल्स विच आर रिस्पॉन्सिबल, दीज लेप्टॉन्स दे इंटरेक्ट विद द मैटर एंड देन लेप्टॉन्स जो हैं वो मैटर से इंटरेक्ट करते हैं, एंड आफ्टर दैट लेप्टॉन्स मैटर से इंटरेक्ट करते हैं, देन यू हैव द न्यूट्रॉन्स। इन्हीं लेप्टॉन्स का एक कैटेगरी जिसे म्यूऑन्स बोलते हैं। दीज म्यूऑन्स व्हेन इंटरेक्ट विद मैटर, तो जो फॉर्मेशन होता है वो म्यूऑन न्यूट्रिनोस का होता है। अब इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन और तुऑन्स की अगर बात करें, उनका इंटरेक्शन होता है मैटर से, तो इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो या
ताउ न्यूट्रिनोज का फॉर्मेशन होता है। इवन जो न्यूट्रिनोज हैं दे ऑल्सो इंटरेक्ट विथ मैटर्स, है ना, ये है, एंड दे प्रोड्यूस अ म्यून का इलेक्ट्रॉन या ताउऑन, इसका फॉर्मेशन होता है। तो मतलब पॉइंट दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड इस कि जब लेप्टॉन पार्टिकल्स हैं, जो पार्टिकल्स हैं, उनका इंटरेक्शन मैटर से होता है, एंड देन यू हैव अ फॉर्मेशन ऑफ अ न्यूट्रिनो। जैसे अब इसका एग्जांपल थोड़ा समझाता हूँ। जैसे अगर दूध का इंटरेक्शन पानी से होता है, दूध का इंटरेक्शन पानी, तो पानी वाला दूध बन गया। दूध का इंटरेक्शन चाय से हुआ और चीनी से हुआ, तो दूध का इंटरेक्शन चाय की पत्ती से हुआ और तो है ना, और चीनी से हो गया तो चाय बन गई, है ना। तो ये आपको क्या समझना है कि जो डिफरेंट, अगर दूध अकेला है, पानी अकेला है, चाय की पत्ती अकेली है, तो वो सब अकेले अकेले हैं, बट जैसे उनका इंटरेक्शन हुआ तो वो कुछ नया बना देते हैं। इसी तरीके से लेप्टॉन का इंटरेक्शन मैटर से होगा तो न्यूट्रिनोज बनाएंगे, म्यून इंटरेक्ट करेगा तो म्यून न्यूट्रिनोज बनाएंगे, ठीक है। जैसे अगर खाली चाय की पत्ती और पानी का इंटरेक्शन होगा तो बिना दूध वाली चाय बनेगी। दूध का इंटरेक्शन चाय की पत्ती और पानी से होगा तो फिर आपकी चाय दूध वाली चाय बन जाएगी, ठीक है। नींबू और पानी और चाय पत्ती मिलेगी तो नींबू वाली चाय बन जाएगी। तो इसी तरीके से जो पार्टिकल्स है ना, लेप्टॉन्स हैं, दे इंटरेक्ट विथ मैटर, और उसी प्रकार का आपका न्यूट्रिनोज बन जाते हैं। तो म्यून न्यूट्रिनोज, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनोज, ताउऑन्स न्यूट्रिनोज, ऐसे शब्द का आप यूज़ करते हो। अब आपके मन में आएगा कि यार ये क्या है, तो ये आप मानकर चलो, जैसे आप ये समझो कि आपने बूंदी के लड्डू जो है आपने देखे होंगे कभी, जैसे आप मंदिर वंदिर गए होंगे, वैसे भी खाए तो होंगे ही, या मंदिर गए होंगे तो वो रवे वाले जो लड्डू होते हैं, एकदम पतले छोटे छोटे दाने होते हैं, ठीक है, और वो लड्डू बनते हैं, मतलब टच किया तो एकदम टूट गया तो पूरा बिखर से जाते हैं। तो वो छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलके वो लड्डू बना रहे हैं, है ना, उसको ऐसे ऐसे घुमा के और फिर लड्डू बनाया जाता है। इसी प्रकार से क्या होता है कि ये जो छोटे सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, ये एक बड़े को बनाते हैं, फिर धीरे धीरे और सब एटॉमिक पार्टिकल्स मिलकर एटम बनाते हैं। तो ऐसा ही आपको इमेजिन, जैसे उस लड्डू को बनाने वाले छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, ऐसी एटम को बनाने वाले भी छोटे छोटे कई ऐसे सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं जो उसका हिस्सा होते हैं, और उनके बीच भी डिफरेंट इंटरेक्शन जो है वो होता है। पहले माना जाता था कि सबसे छोटे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है। अब ये कहा जाता है अब ये कहा जाता है कि वी कैन से, अब ये कहा जाता है कि लाइक इट इज स्टेटेड, अब ये कहा जाता है कि इवन जो ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं उनसे भी छोटे आपके पार्टिकल्स जो है वो आपके एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा, इकोनॉमिक सर्वे से रिलेटेड आपने प्रश्न पूछा है, तो देखो न्यूज़पेपर में तो आज से आने लग जाएगा। आज मैं बजट का कवर कर लूँगा, इसके बाद इकोनॉमिक सर्वे जो है, इकोनॉमिक सर्वे के भी मैं कवर करूँगा, मतलब वीडियो आपको एक मिल जाएगा यहाँ पे प्रॉपर तरीके से, जो गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स है उसके माध्यम से, और धीरे धीरे पूरा जो इकोनॉमिक सर्वे वो भी कवर हो जाएगा। सो उसके लिए वरी नहीं करना है। अब पूरा हफ्ता 2 हफ्ता आप मानकर चलो, ये महीना भर पूरे आर्टिकल्स इसी पर आएंगे, अलग अलग डायमेंशंस जो हैं वो कवर होंगे न्यूज़पेपर के अंदर, तो थोड़ा पेशेंस रखना है। अब देखो इकोनॉमिक सर्वे को पूरा लाइन टू लाइन पढ़ना है ऐसा आपको मतलब नहीं ध्यान रखना है। कई सारी लेवल पे जहाँ भी है तो हम लोग का रोल है, वी विल फाइंड द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट और फिर आप उसको कर सकते हो, प्रोवाइडेड अगर आपका इकोनॉमिक्स जो है अगर ऑप्शनल है तब अलग बात है, अदरवाइज जो कंटेंट इंपॉर्टेंट है दैट वी विल कवर, ठीक है। आज ही आपको एक वीडियो मिल जाएगा, प्लस बजट का भी आज वीडियो मिल जाएगा प्रॉपर तरीके से, प्लस न्यूज़पेपर के अंदर एनालिसिस चलता रहेगा, डिफरेंट आर्टिकल्स आते रहेंगे, तो वो सारी चीज़ें डिस्कशन आपके एक एक करके होते रहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं कि म्यून न्यूट्रिनोज की बात करें तो यहाँ पे दिस स्मॉल इंटरेक्शन रेट्स मेक स्टडिंग न्यूट्रिनोज डिफिकल्ट। अब कहा यह जाता है कि जो ये इंटरेक्शन है, मतलब न्यूट्रिनोज का जो डिफरेंट सेट ऑफ इंटरेक्शन होता है, इसलिए न्यूट्रिनोज को पढ़ मतलब इसको स्टडी करना भी इट्स नॉट इजी। लाइक फॉर एग्जांपल म्यून न्यूट्रिनोज की बात करें तो ये क्या है कि लाइक दे ऑल्सो विल स्कैटर ऑफ एन एटम न्यूक्लियस ओनली वंस। मतलब म्यून न्यूट्रिनोज को अगर आप स्टडी करना तो ये दोनों अलग कब होंगे, और अलग होके फिर आप न्यूट्रिनोज को स्टडी करोगे तो ये मतलब मिलियन टाइम्स में एक बार आपका होता है। और ऐसा तो नहीं कि आप बैठ के इंतज़ार कर रहे हो कि अब ये जो है अब अलग हुआ है, अब मैं तैयार हूँ इसको पढ़ने के लिए। तो इसलिए इसको डिटेक्ट करने के लिए ऑब्जर्वेटरी बनाई गई है। जो न्यूट्रिनोज ऑब्जर्वेटरी इसीलिए बनाई गई है क्योंकि जैसे मान लो म्यून न्यूट्रिनोज हैं, दे विल स्कैटर का मतलब मान लो ये एक तरीके से अलग हुए, विल स्कैटर ऑफ एन एटम न्यूक्लियस, मतलब जो एटम है उस एटम न्यूक्लियस से अलग, ये थोड़ा सा मतलब अलग आप इसे डिटेक्ट कर पाओ, ये ऐसी स्थिति बनेगी मिलियन टाइम्स में एक बार।
तो वो चीज़ के लिए, उस चीज़ को आप ऐसा नहीं कि आप एक इंतज़ार कर रहे हो, तो इसके लिए आपको ऑब्जर्वेटरीज की ज़रूरत है जो कि लगातार इन पार्टिकल्स को स्टडी करती रहेगी, जो यूनिवर्स से आते जा रहे हैं उनको स्टडी करके। इसके लिए एक स्पेसिफिक आपका एक्सपेरिमेंट भी यूएस में कंडक्ट हो रहा है जिसका नाम है न्यूमी ऑक्स एक्सिस वीई अपीयरेंस। देखो इसमें दो तरीके का प्रश्न बनेगा। एक प्रश्न ये है कि हमें जो ऑब्जर्वेटरी न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरीज की ज़रूरत क्या है। दूसरा आपसे पूछा जाएगा कि रिसेंटली नोवा एक्सपेरिमेंट था वो क्या है। ये इस साल पूछ सकता है, अगले साल पूछ सकता है, उसके अगले साल पूछ सकते हैं, कभी पूछ सकते हैं। तो ये बेसिकली न्यूट्रिनो पार्टिकल्स से रिलेटेड है, ये आपको ध्यान में रखना है। मतलब जैसे बीम ऑफ न्यूट्रिनो पार्टिकल्स क्रिएट किया जाता है, फिर उसको हिट किया जाता है, फिर उसको डिटेक्ट किया जाता है, एंड ये मैनेज किया जाता है बाय फर्मी नेशनल एक्सेलरेटर लेबोरेटरीज के द्वारा, मतलब यूएस के द्वारा ही है। अब इसका मेन क्या है कि ये स्टडी कर पाना कि ये जो न्यूट्रिनो पार्टिकल्स है ये यूनिवर्स को बनाने में इसका महत्वपूर्ण रोल क्या है। क्योंकि लाइक है ना कि जो डिफरेंट न्यूट्रिनोज टाइप्स हैं हैज़ द मोस्ट मास, एंड किस मतलब ये जो न्यूट्रिनो पार्टिकल्स हैं किसके ज़्यादा मास है, किसका ज़्यादा आप कह सकते हो कि इट कैरी मोर मास, किसके लेस मास है। तो ये चीज़ों को स्टडी करने का प्रयास इस एक्सपेरिमेंट के माध्यम से आपका किया गया है। न्यूट्रिनोज की बात किया जाए तो इसको लगातार इसकी स्टडी भी किया जा रहा है। न्यूट्रिनोज पास थ्रू मोस्ट ऑफ द मैटर अनटच्ड, मतलब अगर कोई मैटर है उससे ईजिली वो पास हो सकते हैं। अगर वो पास हो सकते हैं तो देखो थिंकिंग ये है कि अगर ये पास किसी चीज़ से पास हो सकते हैं तो इनको स्टडी करके चीज़ें क्रिएट कैसे हुई है यूनिवर्स में, इसके बारे में जानकारी मिलेगी। लाइक अभी हम क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का यूज़ करते हैं। जैसे मान लो हमें कुछ डिटेक्ट करना है, कुछ स्टडी करना है, तो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं उसकी स्टडी करते हैं। जैसे है ना डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेव्स जो है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात करें, लाइट है, विजिबल लाइट है, बहुत डिफरेंट टाइप्स की हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को हम स्टडी करते हैं। अब क्या है कि अब हम चाहते हैं कि बिकॉज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो एक लिमिटेशन है, लाइक फॉर एग्जांपल कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हर जगह से पास नहीं हो सकती। मतलब जैसे इसमें एग्जांपल दिया कि जो सी वाटर, समुद्र का पानी है, यहाँ इससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशन है शॉर्टर वेवलेंथ की वो पास इजीली नहीं हो सकती है। लेकिन अगर आप न्यूट्रिनोज की बात करें तो दे कैन ईजिली पास। इवन ओशियन की बात करें तो किसी भी प्रकार का बैरियर उसको रोक नहीं सकता है। ठीक है, मेरी वॉइस आ रही है सभी को। इवन ध्यान समझना कि अगर इवन इफ यू टॉक अबाउट द न्यूट्रिनोज, दीज न्यूट्रिनो पार्टिकल्स दे कैन पास थ्रू किसी भी चीज़ से। इवन सबमरीन है ना, सबमरीन से भी पास होकर चली जाएगी। तो यहाँ पे क्या है कि साइंटिस्ट जो हैं दे वांट टू स्टडी द न्यूट्रिनोज। अब देखो मैंने क्या बोला कि ऐसे टॉपिक्स को पढ़ने में आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। अगर ऐसे टॉपिक्स को पढ़ने में आपका इंटरेस्ट नहीं है, मतलब आपका थिंकिंग हो सकती है कि यार ठीक है मतलब थोड़ा डिफिकल्ट आपको लग सकता है सुनने में। मैं भी प्रयास कर रहा हूँ कि एटलीस्ट थोड़ी बहुत चीज़ें आपको आइडिया लगे। तो आपको एग्जामिनेशन में जब साइंस एंड टेक्नोलॉजी के प्रीलिम्स या मेंस में प्रश्न आएंगे तो उनको हैंडल करना आपके लिए इतना आसान नहीं होगा। तो ये चीज़ थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, मेरी वॉइस आ रही है, एक बार मुझे बता दो। आप लोग कोई कमेंट नहीं कर रहे हो, मेरी वॉइस आ रही है कि मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ? क्या नहीं, कैन एनीवन टेल मी वॉइस आ रही है मेरी? ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं ऑर्डर। एक और कंसेप्ट आता है जिसे हम कहते हैं ऑर्डरिंग द न्यूट्रिनोस। ऑर्डरिंग द न्यूट्रिनोस को मतलब क्या होता है कि जैसे देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिनोस जो हैं, है ना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिनोज हैं। उनका एक जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन का अपोजिट पॉजिट्रॉन है। मतलब थोड़ा सा आप समझना कि अगर जैसे हम हर चीज़ का अपोजिट देखते हैं ना, अगर वाइट है तो ब्लैक है, ऐसा हम बोलते हैं। अप है तो डाउन है, ऐसे शब्द का हम इस्तेमाल करते हैं, मतलब उसका जस्ट अपोजिट। तो ऐसे ही जो पार्टिकल्स होते हैं उनका एंटी मैटर भी होता है। मतलब उनका मास तो सेम होगा, मतलब चार्ज और ये सब डिफरेंट होता है। जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, पॉजिट्रॉन पॉजिटिव चार्ज है, बाकी सब कुछ सेम है, तो उसको एंटी मैटर बोलते हैं। तो न्यूट्रिनोज का जो एंटी मैटर है, जैसे एंटी न्यूट्रिनोज भी हम एग्जिस्ट आपका करता है। तो इन दोनों को भी स्टडी करना कि कैसे ये जो न्यूट्रिनोज हैं वो अपने आप को बदलते हैं। जैसे अगर वो एक डिस्टेंस, सपोज करो एक डिस्टेंस से दूसरे डिस्टेंस तक अगर वो रीच करते हैं, सपोज इफ़ दे आर मूविंग फ्रॉम वन डिस्टेंस टू अनदर डिस्टेंस, ठीक है, एक डिस्टेंस से दूसरे डिस्टेंस तक अगर वो मूव कर रहे हैं, अंडर दैट कंसिडरेशन कि हाउ दे आर चेंजिंग देयर टाइप, किस तरीके से वो अपने आप को बदलते हैं, इसके लिए एक शब्द यूज़ होता है जिसे बोलते हैं न्यूट्रिनो ऑस्किलेशन। इसके लिए जो शब्द यूज़ होता है उसको बोलते हैं न्यूट्रिनो ऑस्किलेशन। जितने भी न्यूट्रिनोज हैं, मान लो सूरज से ट्रैवल कर रहे हैं, सन के
वहाँ से ट्रैवल कर रहे हैं, दे आर इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनोस, बट जब अर्थ में वो रीच करते हैं दे आर म्यून न्यूट्रिनोस। इसका मतलब क्या है कि दीज न्यूट्रिनोस दे बेसिकली चेंज देमसेल्व्स। तो पॉइंट आपको क्या समझना है कि जब ये न्यूट्रिनोस ट्रैवल करेंगे एक डिस्टेंस से दूसरे डिस्टेंस में, दे विल चेंज देमसेल्व। साइंटिस्ट समझना चाहते हैं कि आखिर वाई दे आर चेंजिंग देमसेल्व्स, इस चीज़ को भी वो स्टडी करना चाह रहे हैं। तो इस ये जो अपना प्रॉपर्टी को चेंज करना है, नेचर को चेंज करना है, इसी के लिए एक शब्द यूज़ होता है जिसे हम कहते हैं न्यूट्रिनो ऑस्किलेशन शब्द इसके लिए इस्तेमाल होता है। दूसरा आपको ध्यान रखना है कि आपसे अगर पूछा कि मास हायरार्की प्रॉब्लम रिसेंटली न्यूज़ में थी, ये किससे रिलेटेड है, तो आपको समझना है कि दिस इज रिलेटेड विद द न्यूट्रिनो पार्टिकल्स। वाई? बिकॉज कोई न्यूट्रिनो पार्टिकल्स है उसका मास ज़्यादा होगा, कोई न्यूट्रिनो पार्टिकल्स उसका मास थोड़ा कम होगा, और कोई न्यूट्रिनो पार्टिकल्स है उसका मास उससे भी कम होगा। तो पॉइंट ये है कि जो न्यूट्रिनो मास है, न्यूट्रिनो पार्टिकल्स हैं, इनके मास में वेरिएशन क्यों होता है, इसको न्यूट्रिनो मास हायरार्की प्रॉब्लम बोलते हैं या सिंपली मास हायरार्की प्रॉब्लम बोलते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मास हायरार्की प्रॉब्लम रिसेंटली न्यूज़ में थी, ये किससे रिलेटेड है, तो आपका आंसर ये होना चाहिए कि इट इज़ रिलेटेड विद द न्यूट्रिनोस। तो देखो हमने दो चीज़ें सीखी, एक क्यों हमें, अगर आपसे पूछा जाए मेंस में कि क्यों हमें न्यूट्रिनोस ऑब्जर्वेटरी की ज़रूरत है, तो आपका पहला पॉइंट ये है कि जैसे इवन हमें मास हायरार्की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, हमें न्यूट्रिनो ऑस्किलेशन को समझना है, हमें ये जानना है कि ये जो न्यूट्रिनो पार्टिकल्स हैं अनलाइक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ये किसी से भी पास हो सकते हैं, ये हमें जानना है कि यूनिवर्स को इन्होंने कैसे बनाया, उसके बारे में हमें जागरूकता और जानकारी, फिर इन पार्टिकल्स, क्योंकि ये अनटच्ड पार्टिकल्स हैं, ये किसी से मतलब किसी से भी पास हो जाते हैं, किसी से इनका इंटरेक्शन नहीं होता है जनरल सेंस में, तो उस कंसिडरेशन में हमें जो जानकारी है अबाउट द यूनिवर्स फॉर्मेशन उसके बारे में काफ़ी अधिक मिल जाएगी। इसलिए हमें जो है वी कैन से कि हमें जो न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरीज हैं उसकी ज़रूरत पड़ती है। दूसरा ये भी आपको बहुत इंटरेस्टिंग हाईलाइट करना है कि ऑब्जर्वेटरी ज़रूरी भी ये है क्योंकि मिलियंस में एक बार ऐसा होता है कि जैसा अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि जो म्यून और न्यूट्रिनोस का जो इंटरेक्शन है, मतलब म्यून और न्यूट्रिनोस जो दो पार्टिकल, मतलब दोनों का ये जो इंटरेक्शन है, ये अपने आप को थोड़ा सा अलग करेंगे एटम से मिलियन टाइम, मतलब मिलियन में एक बार। तो ये मतलब बहुत ही रेयर आप कंसिडर करो। अब क्योंकि रेयर फेनोमेना तो आप बैठ के ऐसा देखोगे तो नहीं, इसलिए हमें उन पार्टिकल्स को ऑब्जर्व करना पड़ेगा और सालों साल हमें ये देखना पड़ेगा कि अच्छा कब वो कंडीशन आ रही है कि म्यून न्यूट्रिनोज स्कैटर हो रहे हैं एंड यू आर एबल टू नो अबाउट दीज न्यूट्रिनो पार्टिकल्स। तो ये है, इस पे मेंस का प्रश्न मैंने आपको बताया कि ये बन सकता, फिर मैं बता रहा हूँ कि जो आपके ऑब्जर्वेटरीज हैं, न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरीज हैं, उनकी ज़रूरत हमें आखिर क्यों पड़ती है। अब इसी चीज़ को जैसे एक्सपेरिमेंट, नोवा एक्सपेरिमेंट क्या है ये भी आपको ध्यान में रखना है, और लगातार इसके मतलब एक्सपेरिमेंट के माध्यम से डेटा जनरेट हो रहा है, न्यूट्रिनो पार्टिकल्स की स्टडी हो रही है कंटिन्यूस बेसिस में। सो लेट्स स्टार्ट। ड्रग यूज टू ट्रीट क्लॉट्स कैन प्रोटेक्ट अगेंस्ट कोबरा वेनम। ये एक टॉपिक है दैट इज़ कोबरा वेनम के कंटेक्स्ट में। तो लगभग 1.4 से लेके 1.5 लाख लोगों की डेथ होती है स्नेक बाइट की वजह से। तो ये बड़ा नंबर है, लाइक अगर मतलब ईयरली इस डेटा को देखा जाए तो ये काफ़ी बड़ा नंबर है कि लगभग इतने सारे लोगों की डेथ होती है बिकॉज ऑफ दिस स्नेक बाइट। और जिस तरीके से मतलब आज के समय में जो वेजिटेशन है उसका डिस्ट्रक्शन हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन जैसी चीज़ें बढ़ गई हैं, तो स्नेक और ह्यूमन के बीच का जो वी कैन से कि जो एक प्रकार से इंट्रैक्शन है वो इंक्रीज़ हो चुका है, देन अगेन जो ये नंबर है आपका इंक्रीज़ हो सकता है। सो टेंजापैरिन क्या है, ये ड्रग्स है जो कि यूज़ की जाती है ब्लड क्लॉट को रोकने के लिए। जैसे जो खून होता है उसका वो जम सा जाता है, तो उसको रोकने के लिए, खून जमे ना, इसके लिए टेंजापैरिन जैसी दवा का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये कहा जाता है कि इवन अगर इस दवा का इस्तेमाल किया जाए तो स्पिटिंग कोबरा है वेनम, उससे भी बचा जा सकता है, क्योंकि जैसे अगर स्नेक बाइट करता है तो उस केस में जो ब्लड क्लॉटिंग वो बहुत देखने को मिलता है। तो जो टिश्यूज़ हैं वो डैमेज होते हैं, ब्लड क्लॉटिंग होती है, और उसके बाद जब ब्लड का फ्लो अफेक्ट होता है तो अगेन जो हार्ट की बीमारियां हो सकती हैं। देन देयर इज़ अनदर एस्पेक्ट जो इस पर मेंशन्ड है। देखो इसमें पूरा का पूरा जो भी कहानियाँ इस पर लिखी हुई हैं तो हमें सारा नहीं करना है। अब एक टीचर के रूप में जिम्मेदारी क्या है कि आखिर क्या प्रश्न इस पर बन सकता है। तो जैसे टेंजापैरिन क्या है दैट वी शुड नो, तो हमने इसको देख लिया। देन वी हैव हेपरिन सल्फेट। तो हेपरिन सल्फेट की बात करें, ये
जो स्मॉल मतलब जो एनिमल्स हैं उनके टिश्यूज़ में पाया जाता है। एंड ये किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है? इट इज़ बेसिकली इन प्रोटियोग्लाइकेन फॉर्म, दैट इज़ हेपरिन सल्फेट प्रोटियोग्लाइकेन फॉर्म। इसमें कई सारे जो ये हेपरिन सल्फेट इसकी चेन है। इन द सेंस आप ये मतलब समझना है कि ये जो हेपरिन सल्फेट है ये आपके एनिमल टिश्यूज़ के अंदर है और कई सारी जो एक्टिविटीज़ हैं इनको ये कंट्रोल करता है। कई सारी एक्टिविटी, जैसे एक एंजियोजेनेसिस है, ब्लड कोआगुलेशन है, इनसे हमें बचाने का काम करता है। मेटास्टैटिस है, इसका मतलब क्या होता है? एंजियोजेनेसिस का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे जब नई ब्लड वेसल्स का फॉर्मेशन होता है, ब्लड वेसल्स से ही जो ब्लड है वो मूव करता है। तो जो ब्लड वेसल्स होती हैं, इन ब्लड वेसल्स का फॉर्मेशन वी यूज दिस टर्म कॉल्ड एज एंजियोजेनेसिस। ब्लड कोआगुलेशन, इट मीन्स जो ब्लड जम्स आ जाता है, अगर वो जम जाएगा तो अगेन इट्स वेरी डिफिकल्ट टू सर्वाइव। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन यू टॉक अबाउट मेटास्टेटिस, इसका मतलब जैसे मान लो एक एग्जांपल लो कि ट्यूमर या कैंसर की जब स्थिति बनती है, ट्यूमर या कैंसर की जब स्थिति बनती है, उस स्थिति के अंदर जब वो उसका ट्यूमर और इनके जो सेल्स हैं एक जगह से दूसरी जगह अगर ट्रांसफर हो जाता है तो वी यूज दिस टर्म कॉल्ड एज मेटास्टेसिस। ये शब्द हम जो है इस्तेमाल करते हैं। तो ये टर्म आपको याद रखना है, दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। वन इज एंजियोजेनेसिस, द अदर इज व्हाट वी कॉल इट एज मेटास्टेसिस। ये जो टर्म्स हैं वो आपको ध्यान में रखना है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट, दैट इज इंड्यूसिंग स्लीप विथ पिल्स। आजकल ये बहुत ट्रेंड भी चल गया, रात को नींद ना आना। मतलब एक तो ये है कि कई लोग सोना नहीं चाहते, वो अलग बात है, लेकिन कई लोग सोना भी चाहते हैं तब भी नींद नहीं आती है। तो इसके पीछे क्या रीज़न है? इसके लिए आप कह सकते हो आज के समय में मेडिकेशन बहुत अधिक बढ़ गया है कि नींद आ जाए। तो यहाँ पे कुछ टर्म्स आपको याद रखने हैं, दैट इज़ बार्बिट्यूरेट्स। ये टर्म आपको याद रख, मतलब ये जो बार्बिट्यूरेट्स है ये एक वी कैन से एक प्रकार की टैबलेट है जो कि यूज़ की जाती है, इन द सेंस कि बार्बिट्यूरेट्स की बात करें, नींद के लिए इसका इस्तेमाल आपका किया जाता है। एंड ये REM या रैपिड आई मूवमेंट, तो रैपिड आई मूवमेंट को डिक्रीज करने में हेल्प करती है, या नॉन रैपिड आई मूवमेंट जो स्लीप है इसके लिए ये हेल्प करती है। सो ये थोड़े से पॉइंट्स आपको याद रखना। रैपिड आई मूवमेंट क्या है कि यहाँ पे जो स्लीप है इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय लॉस ऑफ रिफ्लेक्सेस। मतलब जैसे आंखें एकदम से मूव कर रही हैं, है ना, छोटी छोटी चीज़ें हो रही हैं तो उसमें आंखें एक्टिवेट, नींद नहीं आ रही है, तो ये इसको कम करने में, डिक्रीज करना टोटल REM, जैसे रैपिड आई मूवमेंट, जो आई मूवमेंट तेज़ी से होता है, इसको रिड्यूस करना। फिर यू हैव अ नॉन REM स्लीप, यहाँ पे जो पर्सन है तुरंत सो जाना, एंड लाइक लाइट स्लीप से डीप स्लीप में चले जाना। तो इन सब के लिए ये दवा का इस्तेमाल आपका होता है। मतलब उसका क्या मैकेनिज्म है उस पर हम नहीं जाएंगे, दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड, बट आपको ध्यान में रखना है। रिसेंटली बार्बिट्यूरेट्स न्यूज़ में था, तो ये क्या है, क्योंकि आज के समय में ऐसे टर्म्स आजकल UPSC के लिए काफ़ी फेवरेट भी हो गए हैं। फ्लडिंग एंड फॉसिल्स की अगर बात किया जाए तो देखो यहाँ पे क्या है कि जैसे सपोज करो कि आप डिजास्टर मैनेजमेंट पे कुछ लिख रहे हो, सो व्हेन यू आर राइटिंग अबाउट द डिजास्टर मैनेजमेंट, इन दैट कंटेक्स्ट व्हाट वी हैव टू मेंशन इज कि जैसे आप ये चीज़ हाईलाइट कर सकते हो, जैसे ब्राज़ील के अंदर बहुत भयंकर बाढ़ आई, बारिश हुई, फिर भयंकर बाढ़ आई, उसकी वजह से जो ज़मीन में मौजूद फॉसिल्स है, जो इंसान मतलब या साइंटिस्ट रीच नहीं कर सकते, वो ऊपर आ गया फॉसिल। जैसे एक डायनासोर का जो फॉसिल्स है वो मिला है। तो एक तो आपको ये याद रखना है कि किस जगह पे ऐसे फ्लडिंग की वजह से काफ़ी फॉसिल्स मिले हैं, तो ब्राज़ील है, ये ध्यान में रखना है। दूसरा आपको ध्यान में रखना मैपिंग के कंटेक्स्ट में, क्योंकि ये जगह बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज सेंट मारिया। तो सेंट मारिया आपका कहाँ लोकेटेड है? ये एक प्रकार का म्यूनिसपैलिटी है, एक शहर आप मान लो, छोटा शहर है जो कि ब्राज़ील के अंदर लोकेटेड, बस इतना आइडिया होना चाहिए। तो एक तो ये मैपिंग का प्रश्न आ गया, सेंट मारिया, और दूसरा ये है, ठीक है। अगेन दीज आर इंपॉर्टेंट थिंग्स। वन इज़ द क्रूज मिसाइल, ठीक है, एक टर्म जो यूज़ होता है दैट वी कॉल इट एज अ क्रूज मिसाइल। तो क्रूज मिसाइल जैसे एग्जांपल है ब्रह्मोस जो है वो क्रूज मिसाइल है। इसी तरीके से अगर इफ़ यू टॉक अबाउट अग्नि क्या है, ये बैलिस्टिक मिसाइल है, इट्स अ बैलिस्टिक मिसाइल। व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द दीज टू मिसाइल सिस्टम? व्हेन यू टॉक अबाउट द क्रूज मिसाइल के बारे में जब आप बात करते हो तो है ना, जब आप क्रूज मिसाइल के बारे में बात करते हो तो यहाँ पे जो इसका पाथ होता है ये एकदम सीधा पाथ है, लाइक इट फॉलो लाइक दिस, ठीक है। व्हेन यू टॉक अबाउट बैलिस्टिक मिसाइल इट फॉलो अ पैराबोलिक पाथ, ठीक है, जैसे ये पैराबोलिक पाथ, इसको पैराबोलिक बोलते हैं। आपने यहाँ पे इसको लॉन्च किया, फिर ये अपना धीरे धीरे ऐसे जाके और फिर टारगेट को हिट करेगा। सो यू हैव दीज टू काइंड्स ऑफ मिसाइल। वन इज आयरन डोम, जो है आयरन डोम सिस्टम,
ठीक है, आयरन डोम सिस्टम की बात है। सो आयरन डोम जो सिस्टम है, आयरन डोम सिस्टम की जब आप बात करते हो तो जैसे इजराइल के 100 एडवांस मिसाइल जो डिफेंस सिस्टम है, ये भी एक तरीके से डिफेंस सिस्टम के रूप में यूज़ किया जाता है। तो बैलिस्टिक मिसाइल जो डिफेंस सिस्टम है, व्हेन यू टॉक अबाउट इट, ये आपका इसका टेस्टिंग की गई है, फेज़ 2 इसकी टेस्टिंग आपकी की गई है, और हम अपना जो एक कैपेबिलिटी को इंक्रीज़ करना चाहते हैं। लाइक जैसे बैलिस्टिक मिसाइल ऑफ 5000 किलोमीटर क्लास, मतलब जो रेंज है 5000 किलोमीटर क्लास, तो वी आर डेमोस्ट्रेटिंग द इंडिजिनस कैपेसिटी टू डिफेंड, मतलब एक ऐसी मिसाइल क्षमता 5000 किलोमीटर की है, उससे हम कैसे बच सकते हैं, तो उस डिफेंस सिस्टम को हम करना चाहते हैं। फेज़ 1 में वी हैव वर्कड ऑन की 2000 का, अगर 2000 किलोमीटर की रेंज है अगर मिसाइल सिस्टम का या बैलिस्टिक मिसाइल का, तो उससे हम कैसे बच सकते हैं। तो फेज़ 1 में तो 2000 था, फेज़ 2 में 5000 किलोमीटर से हम बचना चाहते हैं। एक है आपके पास आकाश, एक आकाश इंडिजिनस स्पाइडर है, इजराइल का लो लेवल क्विक रिएक्शन मिसाइल सिस्टम है। इसके बाद हम जो डेवलप है ना, इस तरीके से एक S-400 भी है। यहाँ पे अगर आप इसके फीचर्स रखे हैं तो ये स्लाइड से ही आप चाहो तो जस्ट अ मिनट, मेरी वॉइस आ रही है, ये कहाँ से, यहाँ तक हमने कर लिया था, आई डोंट नो कहाँ से रुक गया ये। तो मेरी वॉइस आ रही है सभी को? जस्ट अ मिनट, एक बार कमेंट सेक्शन में बता दो, ये इंटरनेट का इशू हो ही जाता है कुछ ना कुछ। मेरी वॉइस आ रही है सभी को? एक बार जस्ट लेट मी नो। एक बार बता दो वॉइस आ रही है, जस्ट लेट मी नो एक बार, ठीक है। तो मैं हो सकता है फिर से मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे, ये अभी लाइक रिपीट कर देता हूँ क्योंकि बीच में शायद इंटरनेट का इशू आ गया था। सो बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम में फेज़ 2 के अंदर जो कैपेबिलिटी हम डेवलप कर रहे हैं दैट इज़ ऑफ 5000 किलोमीटर क्लास है, और फेज़ 1 में अगर आप देखोगे दैट इज़ ऑफ 2000 किलोमीटर। एक तरफ 5000 किलोमीटर क्लास है और दूसरा जो है 2000 किलोमीटर है। पहले फेज में मतलब 2000 किलोमीटर की अगर रेंज है तो उससे कैसे, मतलब कोई मिसाइल है उससे हम कैसे बच सकते हैं, और सेकेंड फेज में 5000 किलोमीटर क्लास की जो मिसाइल है उससे कैसे बच सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे सपोज यहाँ पे एनिमल मिसाइल लॉन्च यहाँ से की गई और यहाँ से अगर इसको इंटरसेप्ट करके तुरंत इसको आसमान में हिट कर दिया, तो यही जो अप्रोच इसे बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम का यही एक बेसिक मैकेनिज्म है जो कि फॉलो किया जाता है। तो ये फैक्ट थोड़ा सा ध्यान में रखना, स्लाइड से एक बार देख लेना। फिर यहाँ पे देखो कई सारे ऐसे डिफेंस मैकेनिज्म है, इनके फीचर्स रीड कर लेना क्योंकि मैं स्लाइड शेयर कर दूंगा, कितना किलोमीटर रेंज है और ये सब आप एक बार देख लेना। बट ये आइडिया होना चाहिए। देखो एक आकाश इंडिजिनस एरिया डिफेंस मिसाइल सिस्टम है, हमारा ही है। इसके बाद एक स्पाइडर है, स्पाइडर बेसिकली इजराइल का है, इजराइल लो लेवल क्विक रिएक्शन मिसाइल सिस्टम है। और फिर आपका S-400 ट्रायम्फ करके जो हमने रशिया से लेने की बात की है। फिर आपका बराक है, ये जॉइंट DRDO और इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री प्रोजेक्ट है, इसका रेंज 70 किलोमीटर तक का है। इसके बाद बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम हम डेवलप करना चाह रहे हैं फेज़ 1 में, जैसा अभी हमने डिस्कस किया। फेज़ 2 अभी हम फेज़ 1 ऑलरेडी टेस्ट हो चुका है और फेज़ 2 अभी हमने चेक किया है। तो ये अलग अलग मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। अब जिस टाइप से देखो UPSC के आजकल जो प्रश्न फ्रेम हो रहे हैं ना, तो उसमें हो सकता है आपसे मिसाइल डिफेंस सिस्टम पे ही 10 नंबर का लिखने को पूछ लें, या फिर प्रीलिम्स में जैसे अगर आप देखोगे तो मेंस में एक प्रश्न S-400 के फीचर्स से रिलेटेड ऑलरेडी पूछा हुआ है। तो मिसाइल डिफेंस सिस्टम क्योंकि इंडिया का बहुत अधिक फोकस्ड है और जो युद्ध चल रहा है इजराइल और हमस और अलग जो मिडिल ईस्ट का जो एरिया है, तो वहाँ पे जो स्थिति है, तो उसकी वजह से भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम हमेशा से न्यूज़ में रहता है। तो वी नीड टू अवेयर अबाउट इट। अब यहाँ पे देखते हैं मल्टी लेयर्ड मिसाइल शील्ड भी है, जैसे दिल्ली के लिए एक मल्टी लेयर्ड मिसाइल अब सिस्टम भी है। तो यहाँ पे बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस लेयर्स बनाई गई हैं अलग अलग, जैसे फेज़ 1 फेज़ 2। क्योंकि क्यों यहाँ पे डेवलप किया जा रहा है, बिकॉज ऑफ क्योंकि देखो जो दिल्ली का रीजन है वहीं सारी चीज़ें लोकेटेड हैं। तो अगेन वहाँ पे अगर कोई
हमला कर दे तो उससे कैसे बचा जा सके। तो ये थोड़े से फीचर्स आप देख लेना। S-400 है, बराक है, आकाश है, और एक NASM नसाम्स लेयर करके बात किया जाए तो ये डिफरेंट लेयर्स हैं। ऑल्दो जैसे मतलब जैसे आपका रशिया का S-400 लेयर है, इसको भी डेवलप करने की बात किया जा रहा है इनसे जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम लेने के बाद। अब देखो दूसरा टॉपिक निकालते हैं। अब ये न्यूज़ आपकी ICMR रेडी टू ट्रांसफर टेक्नोलॉजी ब्रेक थ्रू TB डिटेक्शन सिस्टम। अब देखो नॉर्मल कोई PCS का एग्ज़ाम और इस टाइम में है तो वो उनका लेवल क्या रहेगा, उनका लेवल ये रहेगा कि अभी हाल में न्यूज़ में था मतलब चीपेस्ट TB डिटेक्शन सिस्टम, उसका नाम क्या है, इसी टाइप से निकाल के मतलब इन्फॉर्मेशन पे प्रश्न रहेगा तो ठीक है वो हमें पता होना चाहिए। उसका नाम क्या है, CRISPR CS9 बेस्ड डिटेक्शन सिस्टम। क्या नाम है इसका, जो नाम है जो ये आपका TB डिटेक्शन सिस्टम, इसका नाम क्या है, दैट इज CRISPR CAS बेस्ड TB डिटेक्शन सिस्टम। कमेंट सेक्शन में आप ये बताओ कि जो TB है वो किस बैक्टीरिया की वजह से होता है, बैक्टीरिया का नाम बताओ कि कौन सा बैक्टीरिया उसकी वजह से आपका होता है। तो यहाँ पे आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल गई कि वर्ल्ड का चीपेस्ट TB डिटेक्टिंग सिस्टम या टेस्टिंग सिस्टम कौन सा है, दैट इज CRISPR CS9 बेस्ड TB सिस्टम। अब UPSC क्या करेगा, UPSC ये नहीं पूछने वाला आपसे, बहुत ही कम ही चांस है, अगर पूछ लिया तो आजकल एसर्शन रीजनिंग के प्रश्न ये लोग निकाल रहे हैं तो वहाँ पूछ लिया। लेकिन अब हमें थोड़ा सा डीप में जाना है, हमें जानना है CRISPR CS9 क्या होता है, CRISPR क्या होता है, ये CS9 क्या होता है, ये यहाँ पे आपको थोड़ा सा डीप में जाना पड़ेगा। हो सकते है उनका इनसे लेना देना ही ना हो कि वो आपसे पूछे ही ना कि TB डिटेक्शन सिस्टम चीपेस्ट वर्ड का क्या है, बट उससे जो रिलेटेड चीज़ें न्यूज़ में वो पूछ सकते हैं। और ये मैं तो दसों बार आपको मैंने आपको टीच किया हुआ है कि CRISPR CS9 क्या है। तो यहाँ पे जो CRISPR CS9 है, क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स एंड द एसोसिएटेड CS9 प्रोटीन नेचुरल एडेप्टिव मैकेनिज्म इन प्रोकैरियोट्स। अब देखो यहाँ पे बहुत ही टेक्निकल शब्द मेंशन्ड है। जब आप जैसे ऑर्गेनिजम्स है ना उनको डिवाइड करते हो तो डिवाइड कैसे होता है, एक जो जैसे मान लो बैक्टीरिया है वो प्रोकैरियोट्स है ना, जो मतलब एकदम प्रिमिटिव स्टेज है, जो सेल्स का डेवलपमेंट बहुत अधिक नहीं हुआ है तो उन्हें प्रोकैरियोट्स बोलते हैं। दूसरा जो एडवांस पूरे तरीके से डेवलप हो गए हैं उन्हें बोलते हैं यूकैरियोट्स। ठीक है, टर्म जो क्या होता है यूकैरियोट्स। अब आपको मैंने कई बार बताया है कि जो CRISPR CS9 वाला पार्ट है ये बैक्टीरिया के द्वारा यूज़ किया जाता है अपने आप को बचाने के लिए। किससे, वायरस से बचाने के लिए। आपको ये समझना है कि जो वायरस है वो भी बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, और इन्फेक्ट करने के बाद क्या होता है कोई कि उसको इन्फेक्ट करके उसका खात्मा करता है। अगर बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया क्या करता है, वो पहचानता है कि यार ये वायरस अंदर आने वाला है और ये इसके तरीके हैं जिस वजह से ये मुझे मतलब मेरा खात्मा करता है। उस सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करना और करने के बाद वो जो सीक्वेंस है उस सीक्वेंस को कट कर देना जिससे कि वायरस जो है वो आपका फंक्शन ना कर पाए और बैक्टीरिया को इन्फेक्ट ना कर सके। जैसे आपने बचपन में कहानियाँ सुनी होंगी, मतलब ये सही नहीं है लेकिन आपने अपने बचपन में कहानियाँ सुनी होंगी, मतलब अगर आप वीडियो देखोगे तो ये चीज़ सही नहीं है, लेकिन आपने सुना होगा कि ऐसे बताया करते थे, बोला जब नेवले और सांप की लड़ाई होती है ना तो जो नेवला होता है वो सांप को ऐसे काट देता है। वो काटता तो नहीं है, मतलब मार तो देता है, ये तो पता है, लेकिन जैसे बचपन में बताया जाता था कि यार वो जो नेवला होता है ना वो ऐसे सांप को ना ऐसे काट देता है। काटने का मतलब होता है उसको जैसे मतलब कई टुकड़ों में कर देता है। तो यहाँ पे क्या है कि जैसे नेवले के दांत सांप को आइडेंटिफाई करेंगे ना, बोले ये इसका मुंह है, इसका मुंह यहाँ से काट दो, अगर यहाँ से काटे तो मुझे बाइट नहीं कर सकता है। तो ये जो CRISPR CS9 है ना, जो ये जो आप कह सकते हैं मैकेनिज़्म है, तो ये बैक्टीरिया बेसिकली आइडेंटिफाई कर लेता है। बोले वो वायरस है ना, वायरस का ये जो हिस्सा है अगर इसको मैंने काट दिया तो फिर ये वायरस मुझे इन्फेक्ट नहीं कर सकता है। तो ये जो है ये आप कह सकते हो कि ये इम्यून सिस्टम का इसके मैकेनिज़्म को ही ह्यूमन मतलब हम लोगों ने समझा और हम इसका यूज़ करना चाहते हैं। हम यूज़ करना चाहते हैं कि अगर हमें भी कई लेवल पे जेनेटिक बीमारियां हैं, मतलब उसके पीछे जीन्स रेस्पॉन्सिबल हैं, तो उन जीन को आइडेंटिफाई करना, सर्टन सीक्वेंस को आइडेंटिफाई कर लेना और उसको आप हटा सकते हो, और उसके लिए CRISPR CS9 टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आपका किया जाएगा। तो यहाँ पे CRISPR जो है आपका बैक्टीरियल जीनोम में पाए जाते हैं, तो ये फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। CS9 एंडोन्यूक्लियस की बात करें तो ये स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनेस बैक्टीरिया यहाँ पे पाए जाते हैं, एंड ये नेक्स्ट उस CRISPR के पास लोकेटेड आपके होते हैं। ठीक है, ये कुछ फैक्ट्स आपको ध्यान में रखना है कि CS9 एक प्रकार की प्रोटीन होती है। इसके मैकेनिज्म पर मैंने कई बार चर्चा कर रखी है आपसे। नेक्स्ट देखते हैं कैटामाइन क्या है। कैटामाइन थोड़ा सा एक अभी आपसे पूछे कि न्यूज़ में था, तो कैटामाइन एक नई टैबलेट है
जो कि दैट स्लोली रिलीजेज द ड्रग कैटामाइन। ठीक है, इसका मतलब कैटामाइन क्या है, एक प्रकार की टैबलेट है जो कि स्लोली रिलीज करती है ड्रग कैटामाइन। अब यहाँ पे जैसे इसका इस्तेमाल डिप्रेशन के ट्रीटमेंट के लिए होता है। आज के टाइम पे अगर आप थोड़ा सा देखोगे ना, क्या होता है कि जब डिप्रेशन से रिलेटेड देखो बहुत सारे फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल होते हैं। मेंटल हेल्थ एक बड़ा इशू है और बड़ी बड़ी कंपनीज है ना, इनको भी पता है कि मेंटल हेल्थ आज के समय में बड़ी दिक्कत है। लोग बात नहीं करते है ना, और मतलब डिस्कस नहीं करते हैं, लेकिन जो दवाइयों वाली कंपनी है ना, दे आर अवेयर अबाउट इट। इसलिए इस एरिया में काफ़ी अधिक वी कैन से कि लगातार रिसर्च भी चल रही है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, रशिया चाइनीज बॉम्बर स्टेज ज्वाइंट पेट्रोल नियर अलास्का। अब देखो यहाँ पे हमें दो चीज़ें जाननी है। ठीक है, दो चीज़ें क्या हमारे लिए जानना जरूरी है, दैट इज डिफेंस इन न्यूज़। डिफेंस इन न्यूज़ के अंदर पहला कि सपोज आपसे ये पूछा जाए कि Tu-95MS रिसेंटली न्यूज़ में था, तो ये क्या है, और यह जियांग H-6 क्या है। तो ये एक प्रकार के बॉम्बर्स हैं, एक तो मिसाइल कैरियर है जो मिसाइल को कैरी करता है, और एक जियांग H-6 जो है वो बॉम्बर है, मतलब जो बॉम्ब गिराता है। ठीक है, एक तो ये जाना। दूसरा, चुक्ची और बेरिंग सी रीजन पे पेट्रोलिंग आपकी की गई है। ठीक है, तो देखो मैपिंग मैंने रिसर्च वाले उससे लिया है। तो ये ये आपका रशिया है, ये अलास्का किसका, यूएस का बिलोंग करता है। अब यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। एक तो बेरिंग स्ट्रेट याद रखना है, ठीक है, सेंट लॉरेंस आइलैंड याद रखना है, ये बेरिंग सी याद रखना है, ऊपर बिफोर्ट सी याद रखना है, और चुक्ची सी याद रखना है। ठीक है, तो ये रीजन आपको मैपिंग का क्लियर होना चाहिए। क्यों, क्योंकि जब ये रीजन पूरा न्यूज़ में है, तो यहाँ पे हमें देखना है कि अच्छा मैपिंग का, जैसे मैच द फॉलोइंग और कुछ ऐसे करके प्रश्न आपके लिए ये लोग फ्रेम कर देंगे। ठीक है, तो इसके लिए आपको कंफर्टेबल होना चाहिए। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ये टॉपिक आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। ये मैंने बता दिया आपको, ये आपको ध्यान में रख। शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैं भी न्यूज़पेपर का स्क्रीनशॉट नहीं डालूंगा क्योंकि कुछ कॉपीराइट इश्यूज आते हैं। तो ये डायरेक्टली मैं पेज आपको बता देता हूँ कि ये साइंस वाले पेज में ये टॉपिक है, और मैं आपको ये भी शो कर देता हूँ कि देखो ये हर टॉपिक के बाद मैंने इस टाइप से माइंड मैप ऐड किया। तो अगर आप टॉपिक को समझोगे तो बस इस माइंड मैप को अगर आपके माइंड में है तो ये आप इजीली रिवाइज कर सकते हैं। इवन जो कंटेंट है इसको अगर कंपाइल करके भी आप देखना चाहो तो ईजिली आप कंपाइल करके भी अपना मतलब जो PDF उसको कंपाइल मर्ज करके अपना पढ़ सकते हो, ई मैगजीन अपनी क्रिएट कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। तो ये जितने भी ये टॉपिक्स हैं, जैसे जो भी टॉपिक्स है, हर टॉपिक के बाद इस टाइप से माइंड मैप रहेगा आपका, और हर टॉपिक को फटाफट आप रिवाइज कर दोगे। अच्छा ये है, ये तो दिमाग में, क्योंकि शॉर्ट नोट्स भी आपका यही होता है ना, तो शॉर्ट नोट्स बनाने की जगह ये जो माइंड मैप्स है, इससे आपका जो आप कह सकते हैं कि आउटकम बहुत अच्छा बन जाएगा, रिवीजन बहुत अच्छा हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, तो ये एक प्रयास है मेरी तरफ से कि जो माइंड मैप्स है उसके माध्यम से आपका रिवीजन बहुत फास्ट हो। और ये टॉपिक आज के हैं, बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे आप देखोगे कि कल के टॉपिक्स पढ़ाए जाते हैं, आज बहुत लोगों को पता भी नहीं चलता इसके बारे में। ये टॉपिक्स आज के हैं, अगर आप देखोगे तो साइंस वाले पेज में ये टॉपिक है। चलो शुरू करते हैं। तो क्रिस्पर FN CS9 इसको समझते हैं। तो इसको समझने से पहले कुछ थोड़ा सा कंटेक्स्ट देख लेते हैं। लेट्स सी द कंटेक्स्ट। तो इमेजिन आपको करना है, इमेजिन आप जैसे आप इमेजिन करो कि एक कपड़ा है, ठीक है, एक कोई कपड़ा है। अब उस कपड़े में, ये कपड़ा है, अब उस कपड़े में आपको ये लगता है कि यार इस कपड़े का आधा जो पोर्शन है, इस पोर्शन का इस्तेमाल किया जाए, और दूसरा कपड़ा है, उसके दूसरा जो पोर्शन है उस दूसरे पोर्शन के साथ जो है उसको जोड़ दिया जाए। ऐसा आप अगर सोचते हो तो आपको क्या ज़रूरत पड़ेगी इस काम को करने के लिए? आपको सबसे ज़रूरी चीज़ क्या लगेगी? सबसे ज़रूरी चीज़ तो कपड़ा ही चाहिए। कपड़े के बाद फिर आपको आप उस पोर्शन को देखोगे कि यार जो सबसे सही हो, बढ़िया फैब्रिक भी ठीक हो, और फिर आपको सीज़र की ज़रूरत है, जिसे हम कैंची कहते हैं, तो सीज़र की ज़रूरत होगी। तो सीज़र से आप उस कपड़े को काट दिया, काटने के बाद दूसरे को भी आइडेंटिफाई किया, काट दिया, और दोनों को फिर आपने जोड़ दिया, सिल के जोड़ दिया, जो भी मशीन है उसका इस्तेमाल करके जोड़ दिया। अब इस कपड़े को आप रिप्लेस करो कि DNA से आप रिप्लेस करो। अब आप ये समझो कि क्या होता है कि हमारा जो भी शरीर है या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो शरीर है, वो शरीर में मौजूद हर एक चीज़, चाहे आपकी स्किन कलर हो, आपका हाइट हो, आपके बाल हो, कुछ भी आप इमेजिन कर सको, या इवन आप प्लांट्स की बात करो, तो हर एक चीज़ किस पर निर्भर करती है? जीन पर निर्भर करती है। और अगर हम सारी जीन्स को मिला दें तो क्या बोलते हैं? जीनोम शब्द हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो DNA है, इस DNA का स्ट्रक्चर जब आप स्टडी करोगे तो जैसे एक दीवार ईंट से बनती है, ऐसे ही जो DNA होता है वो मिलकर बनते हैं न्यूक्लियोटाइड्स से।
तो जैसे मान लो एक दीवार बनी हो, तो उससे दीवार में ब्रिक्स लगे होते हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे ब्रिक्स हैं। कोई ब्रिक अगर सही नहीं हुआ तो उसको निकाला और जो है आपने दूसरा ब्रिक वहाँ पे लगा दिया। तो इसी तरह डीएनए जो स्ट्रक्चर होता है वो न्यूक्लियोटाइड से बनता है। तो करना क्या है कि जब हम बात करते हैं कि जैसे कई ऐसी बीमारियां हो जाती हैं जो कि जिसका ओरिजिन एक जीन है। एक तो सर्दी जुकाम या बैक्टीरिया वायरस फंजाई, किसी की वजह से अगर कोई बीमारी होती है तो दवा खा के ठीक हो जाती है। बट अगर जेनेटिक लेवल पे कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है तो वहाँ पे क्या है, आपको उस जीन को रिमूव करना पड़ेगा। या अगर आप कुछ इंप्रूवमेंट जैसे एग्रीकल्चर और इन सब फील्ड में अगर हम इंप्रूवमेंट करते हैं तो वहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, व्हाट वी हैव टू डू इज़ वी हैव टू रिमूव अ पर्टिकुलर जीन और जो डिज़ायर्ड जीन है वो ऐड ऑन करना पड़ेगा। सिंपल सी बात है। जैसे अगर दीवार है, दीवार में आपने पूरी मतलब मिस्त्री ने जो है पूरी दीवार बनाई और दीवार बनाने के बाद 4 ईंट खराब हुई, टूटी हुई हैं, तो मिस्त्री ने आइडेंटिफाई किया अरे 4 ईंट तो टूटी हुई, तो धीरे से वो 4 ईंट निकालेगा और नई ईंट लगा देगा। तो इसी तरीके से डीएनए की जो डीएनए स्ट्रक्चर है वो किससे बनता है, वो न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनता है। और अगर आपको लगता है कि यार ये न्यूक्लियोटाइड से सर्टेन सीक्वेंस है, सर्टेन जो जीन्स हैं दे आर नॉट प्रॉपरली वर्किंग, तो उस जीन को आइडेंटिफाई किया कि बोले ये पर्टिकुलर जीन है और इस जीन को आइडेंटिफाई करके उसको आपको रिमूव करना है या उसके एक्सप्रेशन को रोकना है। तो इसके लिए स्पेसिफिक एक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है जिसे हम बोलते हैं क्रिस्पर टेक्नोलॉजी। ठीक है, क्रिस्पर टेक्नोलॉजी और एक CS9 करके एक एंजाइम होता है। आगे इसके फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे ये जो टेक्नोलॉजी है, मैंने बैक्टीरिया के कंटेक्स्ट में कई बार आपको एक्सप्लेन किया है तो आई एम नॉट रिपीटिंग दैट पार्ट, बट क्रिस्पर CS9 जो टेक्नोलॉजी है वो क्या करेगी कि सर्टेन जीनोम के हिस्से को आइडेंटिफाई करेगा। जैसा आप मैंने कहा कि आप कपड़े को इमेजिन करो कि उस कपड़े का एक हिस्सा आपने आइडेंटिफाई कर लिया, बोले यहाँ से काटना है, तो क्रिस्पर CS9 करेगा डीएनए के सर्टेन सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करेगा और फिर उस आइडेंटिफिकेशन के बाद सर्टेन फंक्शनिंग आपकी परफॉर्म की जाएगी। तो अभी जो ये टॉपिक हम स्टडी कर रहे हैं वो क्या है, वो रिलेटेड है दैट इज़ विद द इशू ऑफ टारगेट प्रॉब्लम। टारगेट प्रॉब्लम का मतलब क्या है कि जैसे अगर आजकल ओलंपिक चल रहा है तो ओलंपिक में वो आजकल आजकल क्या होती है, पहले से ही है, शूटिंग है या आर्चरी है या जो धनुष वाला होता है ना आर्चरी, उससे निशाना लगाते हैं। तो वो जो आपका टारगेट है वो टारगेट तो सामने दिख रहा है कि यार वो 10 पॉइंट में हिट करना है, बट कई बार 8 में हिट हो गया, कभी 7 में हिट हो गया, कई बार मिस हो जाता है, कई बार ऐसी स्थिति भी होती है कि मिस हो गया। तो जब ऐसी स्थिति होती है कि मिस हो जाए तो ये क्या बोलते हैं, ऑफ टारगेट। सिमिलरली आप सर्टेन सीक्वेंस को आपने डिसाइड किया, बोला ये जो सीक्वेंस है ना इस सीक्वेंस पे कट मारना है, बट कई बार क्या होता है कि क्रिस्पर CS9 या क्रिस्पर जो टेक्नोलॉजी है इट फेसेस अ टारगेट प्रॉब्लम। टारगेट प्रॉब्लम का मतलब इट इज़ नॉट एबल टू फाइंड द टारगेट, रियल टारगेट। वो काटना कहीं और है, कट कहीं और करना, कट कहीं और हो जाता है। तो इस चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए पहले जैसे एक स्पेसिफिक CS9 एंजाइम का इस्तेमाल किया जाता था जिसका नाम था SPCS9। अब उसकी जगह एक एफिशिएंट CS9 एंजाइम का कहा गया है, क्योंकि देखो ये जो CS9 SPCS9 या FNCS9 ये बेसिकली माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ओरिजिनेट होता है, आगे हम डिस्कस भी करेंगे। तो SPCS9 की जगह अब बात किया जा रहा है FNCS9 के बारे में। ठीक है, FNCS9 का मतलब जैसे आप ऐसे समझो कि आप कपड़ा काट रहे हो, कैंची है, अब कैंची चल नहीं रही है, कट तो रहा है लेकिन चल नहीं रही है, कपड़ा फट रहा है और इस टाइप से। तो आपने क्या किया, उस कैंची को चेंज किया, बोले यार ये कैंची बढ़िया फटाक से स्मूथली जो है मक्खन की तरह चीज़ें कट रही हैं। इसी तरीके से क्रिस्पर CS9 टेक्नोलॉजी जब सर्टेन सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करती है तो इसमें देयर इज़ अ केस ऑफ अ टारगेट प्रॉब्लम व्हेन SPCS9 का यूज़ होता है। सो साइंटिस्ट ने डेवलप क्या किया, FNCS9। ऑल्दो इससे थोड़ा स्पीड और उसको अफेक्ट होगा, बट अगेन द टारगेट इज़ कि FNCS9 का इस्तेमाल जो है वो लगातार आपका किया जाए। अब अगर ऐसा जो डेवलपमेंट है, अगर इसका डेवलपमेंट को किया जाए, थोड़ा सा मैं आपको पॉइंट्स बता देता हूँ। यहाँ पे इफ़ यूल फाइंड हियर स्पेसिफिकली, ठीक है, तो यहाँ पे जैसे वो बैक्टीरिया के नाम भी मेंशन्ड है, दैट इज़, हाँ, तो देखो यहाँ पे जैसे जब आप SPCS9 डेवलप करोगे ना, व्हेन यू टॉक अबाउट द SPCS9, तो ये एक जो एंजाइम है ये किस बैक्टीरिया से डिराइव होता है, दैट इज़ स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनिस बैक्टीरिया, इससे डिराइव किया जाता है।
ठीक है। और जो नया जो थोड़ा एफिशिएंट है, एडिटिंग एफिशिएंसी जो है आप कह सकते हैं, मतलब जो अभी जिसकी एक्यूरेसी बहुत हाई है, दैट इज़ FNCS9 का, वो किससे डिराइव होता है, दैट इज़ फ्रांसीसेला नोविसीडा बैक्टीरिया, इससे डिराइव आपका होता है। सो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है कि जो CS9 है ये एक प्रकार का एंजाइम है, और ये अगर इस बैक्टीरिया से डिराइव करोगे दैट इज स्ट्रेप्टोकोकस तो उसे SPCS9 बोलेंगे, और अगर CS9 अगर आप फ्रांसीसेला नोविसीडा बैक्टीरिया से लोगे तो उसे बोलेंगे FNCS9। तो दोनों में मतलब अंतर सिर्फ इतना है कि जो टारगेट प्रॉब्लम SPCS9 में फेस करनी पड़ती है, बट FNCS9 में जो टारगेट प्रॉब्लम है वो बहुत रिड्यूस हो जाती है, मतलब जो टारगेट है उस टारगेट तक रीच इजीली किया जा सकता है, दैट इज़ बेसिकली देयर। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे जब ये वर्किंग होती है तो इसमें क्या है, तो जो CRISPR-Cas9 जीन एडिटिंग टूल है, तो अब जीन एडिटिंग जैसे अब जिन्होंने पहले मैंने पढ़ा रखा है बहुत बार, लेकिन जिन्होंने नहीं सुना है तो उनको मैं रिपीट कर देता हूँ कि एडिटिंग शब्द का क्या मतलब होता है। अगर मान लो मेरी स्लाइड्स आप देख रहे हो, अगर आप मेरी स्लाइड्स देखते हो है ना, तो यहाँ पे आपको लगता है यार यहाँ पे ये सही नहीं है, ये इंप्रूव हो सकता है, तो आप क्या करोगे, उसको चेंज करोगे, ठीक है, स्पेलिंग सही कर दी, कुछ ऐसा कर दिया, तो एडिट करना। ऐसी जीन को एडिट करना, जीन मतलब जैसे जीन बेसिकली क्या है, डीएनए के सेगमेंट है, डीएनए है, डीएनए का सेगमेंट जीन है। अब जीन को एडिट करना मतलब कोई जीन अगर सही से फंक्शन नहीं करे उसको रिमूव करना, या कोई जीन हम ऐड करना चाहते हैं, या जीन के एक्सप्रेशन को हम थोड़ा सा साइलेंट करना चाहते हैं, तो ये सब जीन एडिटिंग टूल के माध्यम से होगा। तो जीन एडिटिंग टूल का एक एग्जाम्पल क्या है, वो है CRISPR-Cas9। CS9 क्या है, वो एक एंजाइम है। तो यहाँ पे आपको समझना है कि जो CRISPR-Cas9 है वो एक गाइड RNA का इस्तेमाल करता है, शॉर्ट में से gRNA बोलता है। देखो एक प्रश्न आपको बन सकता है कि gRNA बेसिकली न्यूज़ में था, तो ये क्या है, इसका फंक्शन क्या है। तो ये जो gRNA है इसका ही काम है कि वो जीनोम के सर्टेन टारगेट को हिट करेगा। जैसे आज के टाइम पे जैसे मैंने आपको अभी बताया कि ओलंपिक्स चल रहे हैं, और उस ओलंपिक में जो धनुष वाला आर्चरी जिसे हम बोलते हैं, तो जो बाण होता है ना, बाण जिसे एरो बोलते हैं, तो एरो क्या है, आपको टारगेट दिख रहा है, बट उस टारगेट को आइडेंटिफाई करके और वहाँ तक रीच कौन करेगा, वो आपका एरो करेगा। इसी तरीके से स्पेसिफिक पार्ट है जो जीनोम का, उसको फाइंड करना और उससे बाइंड करने का काम किसका है, वो gRNA का होता है। ठीक है, ये जो gRNA है ये एंजाइम को डायरेक्ट करता है CS9 को ऑफ द टारगेट साइट, मतलब इन द सेंस कि gRNA पहुंच गया वहाँ पे, फिर बोला चलो यार CS9 तुम आ जाओ, अब मैंने आइडेंटिफाई कर लिया है। इसके बाद एक शॉर्ट DNA सीक्वेंस होता है जिसे हम बोलते हैं प्रोटोस्पेसर एडजेसेंट मोटिफ, तो ये फर्दर आपका रहता है। तो CS9 रिकॉग्नाइज करता है, बाइंड करता है पैम सीक्वेंस से, और फिर फर्दर जो भी है उसको आइडेंटिफाई करके जो भी एक्टिविटी वो आपकी होती है। तो बस यहाँ पे आपको क्या समझना है कि CS9 का रोल क्या है, gRNA का रोल क्या है, पैम क्या है, तो ये टर्म्स आपको याद रखना है। देखो इसमें मेंस में भी आजकल प्रश्न CS9 टेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन से रिलेटेड है काफ़ी सारे। जैसे अगर आपसे एप्लीकेशन पूछे तो बहुत एप्लीकेशन है, जैसे एग्रीकल्चर है, आपको नई क्रॉप बनानी, नई क्रॉप अगर बनानी है तो सपोज़ क्रॉप की जो भी ईल्ड है वो किस पर निर्भर करती है, क्रॉप है वो उसका प्रोडक्शन है, या कई सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। अगर आप नई जीन उसमें इंट्रोड्यूस करते हो तो अगेन द वर्किंग ऑफ द क्रॉप्स, या आप कह सकते हैं कि जो क्रॉप है वो उसमें वो एक इम्प्रूव्ड वैरायटी बन सकती है। तो ये इसके लिए आपको जीनोम एडिटिंग टूल्स की ज़रूरत आपकी पड़ेगी, जीन एडिटिंग टूल जैसे CRISPR-Cas9 की ज़रूरत आपकी पड़ेगी। तो ये पॉइंट्स थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। अब देखो मैंने आपके लिए क्या किया है, अब चलो मैंने जो बताया है वो फटाफट आपने देख लिया। अब मैंने आपको मेहनत करके एक चीज़ और आपके लिए इंक्लूड कर दी साथ में, वो है आपका माइंड मैप्स, जिससे आपका बहुत समय बचेगा। चलो थोड़ा माइंड मैप से रिवाइज करते हैं। CRISPR-Cas9 अभी बताया, आई होप आप लोग को दिख रहा होगा। देखो आपकी फ़ीस क्या है, ये जो मैं मेहनत कर रहा हूँ इसकी फ़ीस आपकी ये है कि आपको सेल्फिश बिहेवियर नहीं रखना है। आपको देखना है कि यार ये सेशन है, इसको कहीं शेयर करो, जहाँ भी ग्रुप में हो, है ना, ये है सेशन के बारे में बताओ। चैनल पे अगर आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो तो सब्सक्राइब करो, कोई चीज़ पूछी जाती है तो उस चीज़ के बारे में आप आंसर करो। ठीक है, आप ये मैसेज देने का कोशिश मत करो, ये आपके ऊपर है, आप क्या पसंद करते हो। आपको रील्स पसंद है, मैं भी शुरू करूँ मोटिवेशनल ना और इधर उधर की बातें, जीवन ये होता है, जीवन वो होता है, कि आपका बिजनेस जो है रियल कंटेंट है, क्या आप चाहते हो ये आप डिसाइड करो। अगर आप अगर आपको कंटेंट मिल रहा है फ्री, अच्छा कंटेंट मिल रहा है, अगर आप चाहते हो कि यार ये कंटेंट को कंटिन्यू किया जा सके, देखो है ना, अगर आप चाहते हो इस चीज़ को लॉन्ग टर्म कंटिन्यू आप कराना चाहते हो, तो ये आपकी जिम्मेदारी कि इसके ग्रोथ में पार्टिसिपेट करो। ये बहुत ही प्रैक्टिकल है। नहीं तो क्या है कि देखो एक लेवल तक तो रीच कर गया, अभी जहाँ पे हम पहले इस सेशन में इतने सारे व्यूज़ आते थे, अब बहुत ही कम व्यूज़ आ रहे हैं।
तो इस चीज़ को थोड़ा कैसे इम्प्रूव किया जाए, रीच बढ़ाया जाए, ये आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। और ऑल दो ये कई सारे जो सीरियस स्टूडेंट्स हैं दे आर अगेन आपका जुड़े हुए हैं, लेकिन ये थोड़ा सा आप कोशिश कर सकते हैं कि शेयर करना और ये सब जो भी आपको लगता है उसको करना चाहिए। चलो यहाँ पे देखो क्रिस्पर FNCS9, तो इसमें आप ये देखो यहाँ पहला लिखा है इम्प्रूवमेंट ओवर SPCS9, मोर प्रिसीजन DNA मॉडिफिकेशन, ऑफ टारगेट प्रॉब्लम दूर रखता है, डेवलपमेंट नई जीन एडिटिंग सिस्टम है, एडवांटेज हायर एफिशिएंसी है, डैमेज कम होगा, और मॉडिफाइड अमीनो एसिड का यूज़ होगा यहाँ पे, है ना। ये CSI IGIB के द्वारा डेवलप हुआ है। आउटकम क्या है कि एडिटिंग एफिशिएंसी और इम्प्रूव होगी, बाइंडिंग एफिनिटी इंक्रीज होगी। तो देखो पूरा का पूरा फटाफट रिवाइज होगा, 2 मिनट लगेंगे आपको रिवाइज करने में, ठीक है। तो अगर आपने ऊपर वाला कंटेंट देख लिया, फटाफट इससे देख लिया, तो ये आपके नोट्स बन गए। तो ये मैंने किया है कि जिससे कि अगर आप चाहो तो PDF डायरेक्ट डाउनलोड करके और अपना कर सकते हो। चलो नेक्स्ट देखते हैं रेट्रोवायरस जॉम्बी जीन। अब इसमें देखो ना, इसमें कोई मेंस का प्रश्न नहीं बनेगा। मैं थोड़े से, क्योंकि बहुत ज़्यादा टेक्निकल ना हो जाए, आपको है ना दिक्कत ना हो, तो इसमें कुछ शब्दों का और कंसेप्ट का पता होना चाहिए, दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट। ये साइंस वाला जो पेज है उस पर जॉम्बी जीन का कंसेप्ट है, रेट्रोवायरसेस का कंसेप्ट है। सो ये रेट्रोवायरसेस बेसिकली क्या, RNA जीनोम है। देखो यहाँ पे देखो 2 चीज़ें हैं। जेनेटिक मटेरियल जब हम शब्द यूज़ करते हैं तो यहाँ पे देखो, एक तो DNA, जैसे हमारे सेल्स हैं उनके अंदर DNA प्रेजेंट है, बहुत सारे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ज़्यादातर उनमें DNA प्रेजेंट होता है, कईयों में आपका RNA जो है वो प्रेजेंट होता है, राइबोन्यूक्लिक एसिड। अब इसमें देखो DNA और RNA में कुछ बेसिक अंतर होता है। जैसे मैंने आपको कई बार बताया कि जैसे सपोज करो कि ईंट है, ईंट की दीवार बनती है, जैसे दीवार है उस पर आपने रेड कलर के ब्रिक्स यूज़ किए और फिर आपने जो है दीवार बना दी। अगर एक दूसरी दीवार बनाते हैं, एक दीवार आपने पूरे रेड कलर की ईंट की बना दी, दूसरी दीवार बनाते हैं वो भी रेड कलर की ईंट की बनी है, बस 4-5 ईंट जो है वाइट कलर के हैं। तो इतना अंतर होता है। मतलब इसमें अगर आप स्टडी करोगे तो जैसे जो न्यूक्लियोटाइड्स हो, थाइमिन और यूरेसिल का अंतर होता है। तो यहाँ पे जो रेट्रोवायरस है, दे हैव RNA जीनोम्स होते हैं एंड दे कैन रिवर्स ट्रांसक्राइब टू इट्स DNA। मतलब क्या होता है इसका, कि जैसे जनरली क्या होता है कि अगर सपोज करो DNA है, DNA से RNA बनता है तो उसको ट्रांसक्रिप्शन बोलता है, और RNA से प्रोटीन अगर बनता है तो उसको ट्रांसलेशन बोलता है। ये थोड़ा सा कंसेप्ट, थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए, ठीक है। तो DNA से अगर आप RNA बना रहे हो दैट इज़ ट्रांसक्रिप्शन, एंड अगर RNA से प्रोटीन बन रही है तो दैट इज़ ट्रांसलेशन। अगर RNA से DNA बन रहा है उसको बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, और उसके लिए जो एंजाइम यूज़ होती है उसको बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस। ये थोड़ा सा याद रखना है। तो यहाँ पे क्या है, मैंने क्या बताया कि जैसे DNA से RNA ट्रांसक्रिप्शन, RNA से DNA रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, RNA से प्रोटीन दैट इज़ ट्रांसलेशन। ये फैक्ट याद रखना है। अब दूसरी चीज़ आप हमें क्या देखना है कि कोई भी जो वायरस है, इफ़ यू टॉक अबाउट एनी ऑफ द वायरस, तो मतलब ज़्यादातर जैसे मान लो RNA बेस्ड वायरस है। अब वायरस क्या है, देखो वायरस का एक ये है कि वो उसके खुद कुछ नहीं है, उसे सर्वाइव करने के लिए होस्ट चाहिए। सपोज करो उसने हमारे सेल को इन्फेक्ट किया, अब वो RNA बेस्ड है, तो व्हाट इट विल डू, वह आपके क्या है कि लाइक फॉर एग्जांपल जो जाएगा सेल्स में जाएगा और सेल्स में जाके अपने RNA को DNA में कन्वर्ट करेगा। कैसे? बाय दिस रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस। समझना बात को कि अगर वायरस RNA बेस्ड है, आपके शरीर में एंटर किया है ना, इन्फेक्ट उसे करना है, तो क्या करेगा, RNA अपना जो RNA है उसको DNA में कन्वर्ट करेगा। तो इस प्रोसेस को रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोलता है। एंजाइम कौन सी यूज होगी, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस बोलता है। और यहाँ पे क्या है, इसके बाद ये क्या करेगा, अपने आप को इंटीग्रेट कर देगा, जोड़ देगा, किससे, हमारे DNA से। और उसके लिए जो एक एंजाइम यूज होता है उसको बोलते हैं इंटीग्रेस। अब आई होप आपको समझ में आया होगा। जो हमारे सेल्स हैं, ध्यान समझना, जो हमारे सेल्स हैं, हमारे जो सेल्स हैं, हमारा जो सेल है उस सेल के अंदर DNA है, और जो वायरस है, वायरस ने अपने RNA को DNA बना दिया। जैसे मान लो आप जो है, आप कहीं गए, सपोज करो आपका घर है, कोई पार्टी है, मान लो बर्थडे पार्टी है। अब बर्थडे पार्टी उसमें थीम ये रखी है कि सबको पिंक कलर की शर्ट पहन के आनी है। सडनली जो है एक पर्सन आता है और है ना, और वो रेड कलर की शर्ट पहन के आता है, तो पिंक कलर नहीं है। तो उसने क्या किया कि जैसे रेड कलर की शर्ट है उसके पास, अब आपने कहा कि यार देखो थीम तो पिंक कलर की शर्ट की है,
तुम जो है रेड कलर की पहन के आए हो, इसको चेंज कर लो। तो उस पर्सन ने क्या किया, कुछ चेंजेस किए और रेड को थोड़ा पिंकिश कर लिया, जैसा भी किया, या पिंक कलर की शर्ट पहन ली और फिर आके घुल मिल गया सबके साथ। तो इसी तरीके से क्या कर रहा, वायरस तो आरएनए जीनोम है उसका, लेकिन उसने क्या किया, अपने आरएनए को डीएनए में बदला और दूसरा जो सेल्स हैं आपके डीएनए जिसमें प्रेजेंट है उसके साथ वो इंटीग्रेट हो गया। और इसके लिए दोनों जो जीनोम कंबाइन करेंगे, दे आर बाइंड बाय 2 डीएनए जीनोम्स, जिसे हम इंटीग्रेस, जो एंजाइम है उसे, जो एंजाइम यूज है उसे इंटीग्रेस शब्द हम यूज़ करते हैं। तो ये जो वंस बाउंड द वायरल डीएनए इज कॉल्ड प्रो वायरस। अब ये चीज़ आपको याद रखनी कि अच्छा प्रो वायरस का कंसेप्ट क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय प्रो वायरस। अब ये चीज़ आपने नहीं पढ़ी है, ना मैंने पढ़ाया है आपको, ठीक है। तो आपने क्या सीखा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन सीखा, ट्रांसलेशन सीखा और इंटीग्रेस सीखा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस का रोल सीखा और प्रो वायरस सीखा। प्रो वायरस का मैंने क्या बताया, जब 2 जीनोम डीएनए जीनोम कंबाइन करें, एक वायरस का आ गया और एक हमारे, मान लो हमारे जो भी होस्ट है उसका डीएनए, दोनों कंबाइन हो गए। अब ये जो वायरल डीएनए से प्रो वायरस हम कहेंगे, एंड लाइक वी कैन से एंड इज कंप्लीट विथ ऑल द इंटीग्रेंट इट नीड टू बी फंक्शनल। तो अब ये जो वायरल डीएनए है जिसे कहते हैं प्रो वायरस, है ना, प्रो वायरस कहते हैं, इसमें हर एक चीज़ है जिसकी, जैसे ये डीएनए पूरे तरीके से फंक्शनल है, जैसे होस्ट का डीएनए उसी तरीके से वो डीएनए भी आपका काम करेगा और ह्यूमन सेल्स को हाईजैक कर लेगा सारी चीज़ें और अपने आप को मल्टीप्लाई करवाएगा। ये जो प्रो वायरस स्टेज रीच करने के बाद ये मल्टीप्लाई करके अपने इन्फेक्शन को जो है रीच करेगा। अब कहा क्या गया है कि जो जीनोम इन्वेजन है कैन समटाइम मेस अप द इंटीग्रेशन प्रोसेस कॉजिंग ज़ॉम्बी रीजन इन द होस्ट जीनोम। दीज पार्ट्स आर कॉल्ड endogenous retrovirus ERVs. ERV usually can't replicate and produce functional proteins since they lack their regulatory region. बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट चीज़ ये लिखी हुई है, बट थोड़ा सा समझना, बहुत सिंपल भाषा में समझना है। क्या है, पहला मैंने आपको प्रो वायरस का कंसेप्ट बताया, ठीक है। प्रो वायरस जो है उसके कंसेप्ट को हमने डिस्कस किया कि प्रो वायरस बेसिकली क्या है। प्रो वायरस आप ये मानो कि है ना, जैसे ऐसे समझो कि जैसे मान लो आप एडिडास का लोअर पहनते हो या रिबॉक का लोअर पहनते हो, एक तो ओरिजिनल है, दूसरे ने अपने आप को ऐसा ढाला कि सेम टू सेम एडिडास का लोअर ही लगेगा, आप पहचान ही नहीं पा रहे हो। तो ये आप समझो कि जो प्रो वायरस स्टेज है उसमें जो डीएनए है, वायरल डीएनए, वो इस प्रकार का है कि वो ह्यूमन सेल्स के डीएनए को हाईजैक कर लेगा। अब ये जो जीनोम है इसने फिर क्या है, ये वायरस का डीएनए है वो ह्यूमन सेल्स को इन्वेड करेगा, मतलब उसको हाईजैक करेगा प्रॉपर तरीके से और एक प्रकार का एक रीजन क्रिएट करेगा जिसे बोलते हैं ज़ॉम्बी रीजन। और इस पार्ट को क्या बोलते हैं, ERV, एंडोजीनस रेट्रोवायरस, ये पार्ट को बोलते हैं। दिस पार्ट्स आर कॉल्ड एंडोजीनस रेट्रोवायरस। मतलब होस्ट जो जीनोम है, जैसे मान लो हमारा सेल है उसमें डीएनए जो है वो एंटर कर गया, ये वायरस का डीएनए है, एंड इट इज़ गोइंग टू क्रिएट अ रीजन जिसे ज़ॉम्बी रीजन बोलेंगे। और जहाँ पे ज़ॉम्बी रीजन क्रिएट होता है उसे हम एंडोजीनस रेट्रोवायरस बोलते हैं। अब ये जो ERVs हैं ये बेसिकली, मतलब क्योंकि जनरली क्या होता है कि डीएनए के एक फंक्शंस होते हैं, डीएनए, आरएनए या जीन है, इनका एक फंक्शन होता है, बट ये जो ज़ॉम्बी रीजन होता है ये बेसिकली अपने आप को रेप्लिकेट नहीं कर सकता, या ERV रीजन जिसे हम कहते हैं, ये अपने आप को रेप्लिकेट मतलब बना नहीं सकता, दूसरी प्रोटीन ना बन पाएंगी, एंड किसी भी प्रकार का रेगुलेशन नहीं होगा। जनरली फंक्शन क्या होता है, फंक्शन ये होता है कि पर्टिकुलर प्रोटीन है, दैट प्रोटीन इज एबल टू फंक्शन, ठीक है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, दैट प्रोटीन इज बेसिकली प्रोड्यूस। अ गुड एग्जांपल ऑफ देयर इन्फ्लुएंस आर द सिनसेंटेंस, ठीक है। तो ये अ क्लास ऑफ जीन थॉट टू बी डिस्क्राइब्ड फ्रॉम एन ERV। तो यहाँ पे क्या है कि ये सिनसेंटेंस क्या है, ये भी एक प्रकार से जीन्स है, बस इतना फैक्ट आपको याद रखना है। अभी रिसेंटली सिनसेंटेंस न्यूज़ में थी, एक प्रकार की जीन्स हैं जो कि प्लासेंटल डेवलपमेंट में, तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, बट प्लासेंटा आप ये मानकर चलो जो जैसे बच्चा होता है मदर से जो एक कनेक्टेड होता है, जब वो बच्चा पेट में है तो वो प्लासेंटा आपका होता है। तो ये इंपॉर्टेंट जीन है जो कि प्लासेंटा डेवलपमेंट में होता है, तो सिनसेंटिया याद रखना है। ERV रीजन सेल्स के डेवलपमेंट में है, एम्ब्रियो मतलब इन सब में इनका एक रोल आपका प्रेजेंट जो है वो रहता है। एक और रीजन होता है जिसे MERV गैग की बात, ये शब्द यूज़ होता है, तो ये भी एक प्रकार का रीज़न है, एक प्रकार का रीज़न है जो कि ERV से डिराइव्ड होता है। तो मतलब कुल मिला के क्या है, ये टर्म्स आपको क्लियर होना चाहिए,
व्हाट डू यू मीन बाय, लाइक, है ना, ये टर्म्स आपको क्लियर होना चाहिए कि ये एक प्रोटीन है। MERVL गैग क्या है, ये एक प्रकार की क्या है, इट्स अ प्रोटीन, ठीक है। इट इज़ अ काइंड ऑफ अ प्रोटीन जो कि दैट विल हेल्प टू कंट्रोल सम अदर प्रोटीन, मतलब एक प्रोटीन है जो कि दूसरे प्रोटीन को कंट्रोल करने में हेल्प करेगी। फिर एक कुछ टर्म्स आपको टॉटीपोटेंसी, प्लूरीपोटेंसी, ये शब्द भी याद रखना है। एंड ये बेसिकली जैसे जो सेल्स होते हैं वो अपने आप को प्रॉपर मल्टीप्लाई करते रहें और डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं। जैसे मान लो एक सेल इस तरीके से है, यू हैव दिस सेल, थोड़ा कॉम्प्लेक्स, मैं फिर कह रहा हूँ कॉम्प्लेक्स है, और वो देखो आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है। कई होंगे सर समझ में नहीं आ रहा, छोड़ो इसको, ईजी चीज़ें करने में इंटरेस्ट लेंगे और सालों साल आपका ख़राब होता रहेगा। अब ऐसे यूपीएससी के कंटेंट को देखो, मैं भी चाहूँ तो इसको छोड़ सकता हूँ, लेकिन मुझे पता है कि ऐसे टॉपिक्स से प्रश्न आए हैं, पहले भी प्रश्न आए हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, और मैंने अब डिस्कस भी किया है आपसे, हम लोग ने जितने भी टॉपिक्स डिस्कस किए उसी में से सारे प्रश्न हैं। तो आपको इंटरेस्ट लेना पड़ेगा। आपको नहीं अच्छा लग रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, 2 बार 4 बार सुनो, आदत पड़ेगी, बट आपको करना है। जिनको सेलेक्ट होना है, जिनको टाइम पास करना है, उनकी अलग बात है। तो यहाँ पे आपको ध्यान में ये रखना है कि टोटीपोटेंसी एंड प्लूरीपोटेंसी, मतलब जैसे मान लो एक सेल है, अब वो सेल डिफरेंशिएट होना, जैसे ये सेल है डिफरेंशिएट होगा, और स्पेशलाइज्ड मतलब जैसे मान लो एक सेल है, वही सेल मल्टीप्लाई करके कोई एक बॉडी ऑर्गन बना रहा है, दूसरा बॉडी ऑर्गन बना रहा है, तो ये टोटीपोटेंसी और प्लूरीपोटेंसी प्रॉपर्टी होती है स्टेम सेल्स की, उसकी वजह से होता है। दूसरा, दे हैव ऑल्सो फाउंड MERVL गैग वर्क्स क्लोजली विथ अनदर प्रोटीन कॉल्ड URI। URI क्या है, ये भी एक प्रोटीन है। तो ये टर्म्स थोड़े से याद रखने हैं, बहुत ज़्यादा मैकेनिज्म पे नहीं जाना है, बट आपको ये देखना है कि MERVL गैग का रिसेंटली न्यूज़ में था, तो ये क्या है, URI क्या है, और जो टर्म्स मैंने आपको बताए जैसे टोटीपोटेंसी, प्लूरीपोटेंसी क्या है, सिंसिटिन्स क्या है, उसके बाद प्रोवायरस क्या है, ये टर्म्स आपको आइडिया होना चाहिए। अगर आपको ये आइडिया नहीं है तो मतलब ठीक नहीं है। चलो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, दैट इज पैंडेमिक ट्रीटी। बहुत अल्टीमेट टॉपिक है, इस बार मेंस में बहुत हाई पॉसिबिलिटी इस पर प्रश्न बनना। पैंडेमिक ट्रीटी, जैसे कोविड का समय आया उसके बाद से देश आपस में थोड़ा सा वो कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश करना चाहते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग्स भी होती हैं, जैसे अभी 77th आई थिंक अभी जून में ही अभी इस पर 77th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली आपकी हुई थी, उस पर इस ट्रीटी के बारे में काफ़ी चर्चा हुई है। ट्रीटी का मतलब क्यों कि अगर मान लो महामारी आती है, पैंडेमिक की स्थिति जब बनती है या महामारी आपकी आती है, पैंडेमिक ट्रीटी जिसे हम कहते हैं, तो मतलब महामारी आती है, तो उस महामारी में सारे देश किस तरीके से काम करेंगे। अब इसमें थोड़ा समझना, ठीक है, क्योंकि इस ट्रीटी में वही सारी चीज़ें मेंशन्ड है। क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे मान लो अगर महामारी आती है तो क्या क्या चाहिए आपको वैक्सीन्स चाहिए, उसके बाद आपको दवाइयाँ चाहिए, मतलब मेडिसिन्स चाहिए, ये सारी चीज़ें हैं। अब वैक्सीन अगर आपको डेवलप करना तो इससे रिलेटेड डेटा चाहिए। डेटा क्या है कि जैसे मान लो वैक्सीन डेवलप करना, तो डेवलप्ड देश जो डेटा है वो लोअर मिडिल जो इनकम कंट्रीज़ हैं वहाँ से काफ़ी सारा डेटा लेके अपनी वैक्सीन बना लेते हैं। जब वैक्सीन देने की बारी आती है तो वो देने को तैयार नहीं है। तो जैसे मान लो कोई बड़ी महामारी आई तो उसमें कैसे ग्लोबल कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन, अगर हेल्थ असेंबली इमरजेंसी आती है तो ग्लोबल लेवल पे साथ में कैसे कोऑपरेट, कोऑर्डिनेट करेंगे हेल्थ असेंबली को, तो वो चीज़ आपकी होती है थ्रू पैंडेमिक ट्रीटी। WHO और दूसरे जो स्टेक होल्डर्स हैं इस पर लगातार वर्क भी कर रहे हैं कि अपने आप को पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस, अगर महामारी आती है तो उसमें अपने आप को कैसे तैयार करें। इस पर कई की पॉइंट्स हैं जो कि हाईलाइट आपके किए गए हैं, जैसे सर्विलियंस, अर्ली वार्निंग सिस्टम, उसके बाद इंफॉर्मेशन शेयर करना, डेटा शेयर करना, उसके बाद इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो वैक्सीन की, जैसे मान लो वैक्सीन किसी ने बनाई और उसको पेटेंट करा, वैक्सीन का मतलब पेटेंट करा लिया या दवा का पेटेंट करा लिया, शेयर ही नहीं कर रहे, तो उस पर फ्लेक्सिबिलिटी लेकर आना, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है उसको स्ट्रेंथन करना, उसके बाद अब रिसर्च करना, महामारी के लिए अपने आप को तैयार करना, ये आपको ध्यान रखना है। हेल्थ इमरजेंसी पे इंटरनेशनल रिस्पांस किस तरीके से होगा, और मान लो कि जो ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस कैसे लगाना, मान लो कोई एक जगह, एक देश में महामारी है दूसरी जगह ना फैले, ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन, बॉर्डर मैनेजमेंट किस तरीके से करना, ये सब कुछ आपका पैंडेमिक ट्रीटी के मेजर एलिमेंट्स हैं। अब आपसे मेंस का प्रश्न इस साल भी आ सकता है इसमें कि पैंडेमिक ट्रीटी है कि रिसेंटली है ना, उससे रिलेटेड प्रश्न आपके लिए फ्रेम हो सकता है, और बहुत चांसेस है, मतलब ये मानो हाईएस्ट लेवल का चांस है पैंडेमिक ट्रीटी पे इस साल प्रश्न आना, ठीक है। क्योंकि इस समय जो होगा ना क्योंकि अभी जून में हुआ है, और जून में होने की वजह से मतलब कई बार ध्यान हमारा नहीं जाता, हम पुराना कंटेंट पढ़ते रहते हैं, बट ये उनके माइंड में होता है जो प्रश्न बनाते हैं कि इस समय ये है, तो इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ प्रश्न जो है वो बनाया जा सकता है। अब देखो अभी 77th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली हुई है, ये अभी मई 27 से जून 1 जिनीवा में आपकी हुई है। इसमें बातचीत हुई है, इसमें कुछ चीज़ों पर एग्री किया गया है,
जो इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन 2005 का है, इसमें कुछ अमेंडमेंट्स पे चर्चा की गई, कई सारे प्रपोजल्स जो हैं वो सामने रखे गए हैं। और ख़ास तौर से देखो, जैसे डेवलप्ड देश हैं, अब डेवलप्ड देश दवा बनाएंगे, वैक्सीन बनाएंगे, उन्हें तो बेचना है, पैसा चाहिए। डेटा दवा बनाने के लिए और सबके लिए कहाँ से ले रहे हैं? लोअर इनकम कंट्रीज़ और मिडिल इनकम कंट्रीज़। जैसे आप देखोगे ना, कभी अफ्रीका में ये बीमारी फैल गई, कभी वो फैल, तो ये लोग जानबूझ के कई बार ऐसा भी होता है फैलाते हैं और अपनी दवाइयाँ टेस्ट करते हैं, मतलब अपनी जो मेडिसिन है उनको टेस्ट कर, लोगों को पता नहीं चलता इसके बारे में, ये बहुत बड़ा एक रहता है। तो यहाँ पे जो अमेंडमेंट्स हैं, यहाँ पे क्या है कि एम क्या है कि पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न अगर कोई है, उसके लिए अपने आप को देश तैयार कर सके, और कभी कोई पैंडेमिक इमरजेंसी है तो उसमें अपना रिस्पॉन्स तैयार कर सके इंटरनेशनल लेवल पे। तो ये अमेंडमेंट का एक फोकस है, मतलब क्योंकि अभी जो ये हेल्थ असेंबली, वर्ल्ड हेल्थ 77th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली आई है, इसमें इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन 2005 में अमेंडमेंट प्रपोज किया गया है। और इस अमेंडमेंट में एम क्या है कि जो भी स्थिति है, मान लो पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी है या पैंडेमिक इमरजेंसी है, उसमें कैसे देश इंटरनेशनल एफर्ट के माध्यम से उसको मैनेज कर सकते हैं। जैसे जो हेल्थ प्रोडक्ट है उसका सभी लोग एक्सेस कर सके, ऐसा नहीं किसी के पास रिसोर्स है वो तो एक्सेस कर पा रहा है, किसी के पास नहीं है तो बिल्कुल नहीं कर पा रहा है, ये चीज़ को देखना है। फाइनेंशियल रिसोर्सेज को अगर मोबिलाइज करना है तो ईजिली वो मोबिलाइज करे, पैसे की ज़रूरत है तो उसको मोबिलाइजेशन करना है तो दैट कैन बी डन। फिर ये भी हाईलाइट आपका किया है कि जो अथॉरिटीज़ हैं उनके बीच में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन की स्थिति आपकी बनी रहे, ये भी एक फोकस आपका किया गया। फिर इस ट्रीटी को, जो आपकी पैंडेमिक ट्रीटी है, उसको कंप्लीट किया जाए। अभी कुछ पॉइंट्स पे एग्री किया गया है, बट 78th जो होगी उस पर जो पॉइंट्स एग्री किए हैं उस पर हो सकता है ये लोग इम्प्लीमेंट करें। 3 की इश्यूज जो सामने रखे गए हैं, एक तो जो पैथोजन एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग मैकेनिज्म, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, लोकल प्रोडक्शन, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, और एक वन हेल्थ अप्रोच। ये 3 मेजर पॉइंट्स जो कि ध्यान में रखना है, एक एक करके मैं बताता हूँ। पैथोजन एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग मैकेनिज्म का क्या मतलब है? इसका मतलब जैसे आप दवाई बना रहे हो, पैथोजन का मतलब होता है कि जो डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है, जैसे वायरस, बैक्टीरिया, पैथोजन्स होता है, तो इनसे रिलेटेड डेटा, उसको, उस डेटा को शेयर करना, उसके बेनिफिट को शेयर करना। और मान लो डेटा हमसे शेयर किया या डेटा हमसे जनरेट किया, दवाई खुद बना ली, फिर अपने देश के लोगों के लिए यूज़ कर रहे हैं डेवलप्ड देश, और हमसे शेयर नहीं कर रहे, मतलब जो गरीब देश हैं या डेवलपिंग देश हैं उनके साथ शेयर नहीं कर रहे। तो इस मैकेनिज्म पे एक तो इस पर बातचीत चल रही है। फिर उसके बाद टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करना, आप बनाते कैसे हो दवा और ये सब जो बनाते हो वैक्सीन, उससे रिलेटेड जो टेक्नोलॉजी तरीका है उसको ट्रांसफ़र करना। अगर आप दवाई खुद बना लो, मान लो कोई डेवलप्ड देश की कंपनी ने बना लिया, अब वो क्या है, वो तो ऐसा टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र तो करेगी नहीं, तो और खुद भी इतना प्रोड्यूस नहीं कर सकती, वो ये भी हो सकता है कि पैसा बहुत बढ़ा दे, उसे तो कमाई से मतलब है। तो ऐसी स्थिति में क्या है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, फिर जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, मान लो कोई पेटेंट करा ले, बोले हम नहीं देंगे, तो इससे रिलेटेड ये एक इशू है जिसको रिजॉल्व करना इंपॉर्टेंट है। फिर वन हेल्थ अप्रोच का इशू है। वन हेल्थ अप्रोच का मतलब है कि इंसान की, अगर हम इंसान को हेल्दी रखना चाहते हैं ना, तो ऐसा नहीं हो सकता है कि इंसान सिर्फ अपने पे फोकस रखे और वो हेल्दी रहेगा। मतलब एक इंटीग्रेटेड अप्रोच, अगर एनवायरनमेंट हेल्दी है, वाइल्ड लाइफ हेल्दी है, बायोडाइवर्सिटी हेल्दी है, दूसरे जानवर हेल्दी है, तभी इंसान हेल्दी होगा। ये जो अप्रोच है इंटीग्रेटेड अप्रोच, जिसे वन हेल्थ अप्रोच बोलते हैं। तो यूरोप और ये सब देश कहते हैं कि यार वन हेल्थ अप्रोच की तरफ चलते हैं, बट ये जो वन हेल्थ अप्रोच है ये पूरे तरीके से सस्टेनेबल नहीं है, ऐसा कहना है। इट इज़ बीइंग स्टेटेड, इट इज़ लाइक साइड कि जैसे जो डेवलपिंग देश कहते हैं यार ऐसा करके अभी हमारे पास वैसे ही रिसोर्सेस नहीं है, फिर आप ऐसा करके आप और कई प्रकार के जो हमारे लिए डिफ़िकल्टीज़ या कंस्ट्रेंट जो है वो ऐड ऑन कर रहे हो। तो यहाँ पे ये इस पर चर्चा लगातार हो रही है। अब यहाँ पे जैसे ये जो PABS है, जो अभी हमने पैथोजन एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग की बात की, इसके पीछे ग्रॉस इनिक्विटीज़ है। ग्रॉस इनिक्विटीज़ का मतलब है कि जैसे अब प्रोड्यूस किसी ने कर लिया, अब डेवलप्ड देशों ने दवा बना ली, वैक्सीन बना ली, देने को तैयार नहीं है। ये चीज़ कोविड-19 के टाइम पर देखने को भी मिला था। वैक्सीन नेशनलिज्म जैसे कंसेप्ट को हमने डिस्कस किया था। बताओ वैक्सीन नेशनलिज्म का मतलब क्या है? तो यहाँ पर क्या है कि अगर जो भी जेनेटिक रिसोर्सेस हैं, पैथोजन सैंपल्स हैं, मतलब अगर है ना, जो भी सैंपल्स हैं उनको शेयर करना डेवलपिंग कंट्रीज़ के साथ भी, प्लस उनको मदद करना कि यार आप डेवलप कर सकते हो, ये मेडिसिन बना सकते हो और इससे पैंडेमिक को लड़ने में आसानी होगी, ये चीज़ भी है। फिर लो और मिडिल इनकम कंट्रीज़ ये कहते हैं कि मतलब ये कहा, मतलब डिबेट इस तरीके से चलती है कि अगर ठीक है आपने हमारा डेटा यूज़ किया, दवा बना ली, तो लगभग 20% के आसपास जो
प्रोडक्ट है, पैंडेमिक प्रोडक्ट है, वो आप हमसे शेयर करोगे। जो लो मिडिल इनकम कंट्रीज़ कहते हैं, वो कहते हैं नहीं नहीं इतना कि हम इतना नहीं करेंगे। तो उसमें कोई कह रहा है कम ज़्यादा, मतलब डिबेट ये हो रही है कि अगर डेटा यूज़ करके आप हमारी दवा तो बना ले लेते हो, क्योंकि डेटा और ट्रायल और ये सब आप जो है अपने देश में तो करते नहीं, जो डेवलप देश लो और मिडिल इनकम कंट्रीज़ में करते हैं। तो उस स्थिति में क्या है कि वो कर भी लेते हो, फिर कहते हैं दूसरों को, जो देश मान लो लो और मिडिल इनकम कंट्री देश है, तो बोलेंगे खरीदो हमसे। तो ऐसी स्थिति में आप पेंडेमिक को कैसे जो है मैनेज करोगे? और हो सकता है जानबूझ के यही लोग पेंडेमिक स्प्रेड करें अपनी दवाई बेचने के लिए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इसमें ये कहा गया कि मान लो अगर ऐसी स्थिति बनती है, यू हैव टू एटलीस्ट 20% का शेयर होना चाहिए। अब इस पर कोई डिसएग्री करता है, कोई एग्री करता है, ये वाली बात है। फिर टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र कैसे, मतलब जैसे मान लो अगर दवा बनानी, स्किल ट्रांसफ़र करना, कैसे मैनेज करना, तो ये भी है। प्रॉपर स्किल नहीं ट्रांसफ़र हो रही है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, तो दवा बना ही नहीं पाओगे। और सारी दवा एक देश में बन के और पूरे विश्व में तो जा नहीं सकती है, बहुत मुश्किल काम है। तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, जैसे मान लो भारत को ट्रांसफ़र कर दिया, इंडिया तुरंत प्रोड्यूस कर सकता है। इंडिया की एक्सपर्टीज़ है जेनरिक ड्रग्स को प्रोड्यूस करने में। उसके बाद इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का वेवर करना। वेवर्स का मतलब क्या होता है? वेवर्स मतलब जैसे IP इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, पेटेंट और ये सब है, तो इसको वेव करना, क्योंकि पेटेंट किसी का तो वो कमर्शियल यूज़ अलाउ नहीं करेगा अपने बेनिफिट के लिए, तो इसको वेव ऑफ करना पैंडेमिक की जब स्थिति बनती है उसमें ये है। तो IPR का जो इम्प्लीकेशन है, ये सबसे बड़ा एक इम्प्लीकेशन है। फिर ज़रूरी इसलिए है क्योंकि जिससे कि जैसे सपोज़ करो कोई भी अगर बीमारी है, तो उसको जैसे भारत अगर अच्छी है, भारत के पास लाइक है ना, इंडिया के पास कैपेबिलिटी है कि वो प्रोडक्शन कर सकता है, फार्मास्यूटिकल कोई दवा बना सकता है, वैक्सीन बना सकता है, तो ये अगर वेव ऑफ कर दिया जाए, IPR का जो वेव ऑफ अगर कर दिया जाए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का अगर वेव ऑफ कर दिया जाए, उस स्थिति के अंदर अंडर दैट कंसिडरेशन डाइवर्सिफाइड प्रोडक्शन हो सकता है, अलग अलग जगह पे प्रोडक्शन हो सकता है, फिर वहाँ से सप्लाई किया जा सकता है। तो ये आपका लाइक प्रोवाइड है, इस पर भी बातचीत आपकी है। ये एक आप कह सकते हो कि एक मेजर इशू भी है ना। और देर इज़ दिस कंसेप्ट कॉल्ड एज कंपल्सरी लाइसेंसिंग। कंपल्सरी लाइसेंसिंग का भी कंसेप्ट है ना। तो यहाँ पे जैसे कंपल्सरी लाइसेंसिंग का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो कोई जैसे भारत इस चीज़ को प्रोवाइड करता है, इसको ध्यान से सुनना इस बात को। जैसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, WTO जिसे हम कहते हैं, तो WTO क्या है कि उसमें रूल्स रेगुलेशन नॉर्म्स हैं कि विश्व में देश आपस में व्यापार कैसे करते हैं। अब इसमें दे एग्रीमेंट ऑन द ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, जिसे हम शॉर्ट में ट्रिप्स बोलते हैं। तो ये ट्रिप्स प्रोवाइड करता है, जिस भारत भी हिस्सा है, कि आप अपना खुद का IPR रिजिम लेकर आ सकते हो, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से रिलेटेड अपना रिजिम लेकर आ सकते हो। उसके तहत हमने कंपलसरी लाइसेंसिंग भी रखा है। उसमें ये नॉर्म्स है कि अगर कोई दवा है और वो पब्लिक इंटरेस्ट में लगता है कि वो दवा बहुत महंगी, जैसे मान लो कैंसर से रिलेटेड दवा बहुत महंगी कर रखी है, तो गवर्नमेंट कंपलसरी लाइसेंसिंग के माध्यम से ये फोर्स कर सकती है कि उस दवा को, जो वो दवा है, उस दवा का जेनरिक प्रोडक्शन अलाउ कर सकते हैं। तो फार्मूला शेयर करना, फिर उसका जेनरिक प्रोडक्शन किया जा सकता है। ये किया जा सकता है अंडर पब्लिक इंटरेस्ट के, मतलब कमर्शियल के लिए नहीं, बट पब्लिक इंटरेस्ट के लिए चीज़ आपकी किया जा सकता है। तो ये है एक, तो इस पर बातचीत लगातार चल ही रही है कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करना, डाइवर्सिफाइड जोग्राफिकल जो डाइवर्सिफिकेशन है प्रोडक्शन का, उसको इंश्योर करना, सर्विलियंस और अपने आप को प्रिपेयर करना, ये देखना कि मतलब कि कई बीमारी कहीं से भी निकल कर आ सकती है, तो एक सर्विलियंस रखना। तो मतलब क्योंकि ये बीमारी फैलती भी बहुत तेज़ी से है, तो फैले ना। आजकल ये भी स्टडी कहती हैं कि जो आपके जैसे फॉर एग्जांपल जो बर्फ़ पिघल रही है, जो पोलर रीजन है वहाँ पे, तो बहुत सारे ऐसे वायरस बैक्टीरिया ट्रैप्ड है, वो एक्सपोज हो रहे हैं। अगर इंसान उसके एक्सपोज में हो तो नई प्रकार की बीमारियाँ फैल सकती हैं। आजकल लोग अंटार्कटिका रीजन में भी घूमने जा रहे हैं, बर्फ़ पिघल रही तो वहाँ घूम फिर रहे हैं। तो ये सब फैक्टर्स हैं, आपने मूवीज़ भी कई देखी होंगी। अब वो रियलिटी तो नहीं हो सकती, लेकिन वायरस बैक्टीरिया कैसे भी हो सकते हैं, तो है ना। तो ये चीज़ ध्यान में रखना। वन हेल्थ के बारे में मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, ये पूरा बड़ा टॉपिक है, तो इसका मैंने ये माइंड मैप बना दिया है। देखो, ये सब कंटेंट बनाने में टाइम लगता है। मैंने कहा जो कंटेंट है आप पूरे यूट्यूब में सर्च कर लेना, पूरा मैं आपको मतलब UPSC वाला कंटेंट की बात कर रहा हूँ, आप सर्च कर लेना, आपका कंटेंट सबसे बेस्ट होगा, मतलब जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। ये ध्यान में रखना है। अभी आप जाके पूरे यूट्यूब में सर्च कर लो, अभी तक जो सेशन हुए होंगे, बाद में कोई देखा देखी में कर ले अलग बात है, किसी ने AI विंटर कवर नहीं किया होगा। इवन जो PDF में शेयर कर रहा हूँ, कई लोग उसको यूज़ करके अपनी मैगजीन और ये सब भी बना रहे हैं, कंटेंट सेम टू सेम है। अभी मैंने देखा है कोई फेमस ही हैं, तो वो कंटेंट यूज़ किया है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सारे जो मेरे द्वारा शेयर्ड टॉपिक्स हैं। बट ठीक है, चलो बच्चों तक रीच ही कर रहा है, उसमें क्या ही है। चलो, AI विंटर ये टॉपिक है, AI विंटर का कंसेप्ट है। तो AI विंटर का मतलब क्या होता है, दैट इज़
ऐसा समय, मतलब अगर आपसे पूछे एआई विंटर न्यूज़ में, तो ये क्या है, मतलब ये ऐसा समय होता है जिसमें एआई के रिसर्च और डेवलपमेंट में आपका जो इंटरेस्ट और फंडिंग है वो रिड्यूस हो जाती है। मतलब ये कैसा, जैसे एक न्यूक्लियर विंटर का कंसेप्ट है, इसी तरीके से एआई विंटर का कंसेप्ट है। तो पहला जो एआई विंटर 1970s में था, जिसमें इंटरेस्ट रिड्यूस हुआ था, फिर 1990s में आया, और अभी भी जैसे मान लो बहुत एक्सपेक्टेशन है एआई को लेके, मान लो वो एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती तो फंडिंग और रिसर्च डेवलपमेंट आपका रुक जाएगा। तो एआई विंटर का कंसेप्ट आपको ध्यान, अब ये टॉपिक मैंने कहाँ से पिक किया है, एडिटोरियल में ही बेसिक एआई से रिलेटेड चीज़ें मेंशन्ड है, लेकिन वहाँ पे एक शब्द मेंशन्ड है एआई विंटर और बुक 3, ये हमें पता होना चाहिए। बाकी उसमें जो पॉइंट्स लिखे हैं वो आपको पता है, मतलब कॉमन सेंस वाले पॉइंट्स हैं, तो उसको बार बार रिपीट करने कोई लॉजिक नहीं, पहले भी डिस्कस किया हुआ है। तो यहाँ पे एआई विंटर का कंसेप्ट क्या है या फिर बुक 3 का कंसेप्ट क्या है, दैट वी शुड नो, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना। देयर इज अनदर टॉपिक दैट वी कॉल इट एज लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, LLMs शब्द की बात हम करते हैं। ये भी एआई सिस्टम है जो कि ह्यूमन लैंग्वेज को समझना है ना, ये मतलब जो लाइक व्हेन यू टॉक अबाउट लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स की बात करें तो ये भी एक एआई सिस्टम, एआई बेस्ड सिस्टम है। जैसे अगर आप इसका एग्जांपल देखोगे ना, जैसे जीपीटी है, चैट जीपीटी है, आज के टाइम पे GPT-2, GPT-4, या बाई डायरेक्शनल एनकोडर रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम ट्रांसफॉर्मर्स बाय गूगल, बर्ट जिसे हम कहते हैं, T5 की बात करें बाय गूगल, ये सब लार्ज लैंग्वेज मॉडल के रूप में कंसिडर किए जाते हैं। ये एग्जांपल आपको याद रखना है। एंड इसके कई से, जैसे टेक्स्ट को जनरेट करना, लैंग्वेज को ट्रांसलेट करना, क्वेश्चन आंसरिंग करना, समराइज करना, सेंटिमेंट को एनालाइज करना, ये सब LLM का काम है, ठीक है। तो ये अगर एग्जाम्पल्स अगर आपको क्लैरिटी है तो ईजिली आप इसको आंसर कर सकते हो, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज़, साइंस एंड टेक का टॉपिक है। आप साइंस वाला पेज देखोगे यू विल फाइंड। तो जेस्टेशनल डायबिटीज़ क्या है, ये प्रेगनेंसी के टाइम पे जो डायबिटीज़ की स्थिति आती है, इसमें क्या है कि जो वुमेन बॉडी है इट बिकम रेजिस्टेंट टू इंसुलिन। जैसे इंसुलिन है, और इंसुलिन का काम क्या है कि अमाउंट ऑफ जो शुगर है ब्लड में उसको रेगुलेट करना। तो क्योंकि अमाउंट ऑफ जो शुगर है ब्लड के अंदर उसको रेगुलेट करना, तो जो वुमेन बॉडी इट बिकम्स रेजिस्टेंट टू इंसुलिन। मतलब अगर इंसुलिन का रेजिस्टेंट, इसका मतलब क्या है, शुगर कंटेंट जो ब्लड के अंदर है वुमेन के, वो आपका रेगुलेट नहीं हो पाएगा। तो अगर हाई ब्लड शुगर है तो उसका अपना एक इम्पैक्ट है। जैसे इसको ऐसे समझो कि मान लो एक गिलास पानी है, पानी एकदम नॉर्मल पानी है, अब उसमें आप चीनी मिलाते जाओ, ज़्यादा मिलाते जाओगे तो वो थिक होता जाएगा। तो जो अगर आप पानी को ऐसे गिराओ हल्का सा, तो नॉर्मल पानी तो एकदम ऐसे बह जाएगा, लेकिन अगर बहुत शुगर कंटेंट उसमें आपने मिला रखा तो वो चिपचिपा सा हो जाएगा। ऐसे ही जो ब्लड है, ब्लड में भी ऐसा ही हो सकता है। हाई ब्लड शुगर अगर है तो उसका जो ब्लड का मूवमेंट है दैट विल बी अफेक्टेड। अगर ब्लड का मूवमेंट अफेक्ट तो कई बीमारी हो सकती है, जैसे हार्ट से रिलेटेड बीमारी हो सकती है, हार्ट अटैक हो सकता है, लाइफ का लॉस हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं पम्प्ड स्टोरेज टॉपिक है, साइंस एंड टेक का एक महत्वपूर्ण टॉपिक आपका बनता है, तो इसको देख लेते हैं। तो पम्प्ड स्टोरेज जो है, दिस इज़ अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इस साल के प्रीलिम्स में भी आया हुआ ये प्रश्न है। तो पम्प्ड स्टोरेज या फिर पम्प्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी शब्द इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये क्या है, एक हाइड्रो का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो पानी से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है उसे हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। जैसे डैम है, डैम से पानी बहेगा और उससे फिर इलेक्ट्रिसिटी जब जनरेट होती है उसे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बोलेंगे या हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर बोलते हैं। सो हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोरेज बेसिकली किस लिए यूज़ होता है कि मेनली इट इज़ यूज्ड बाय इलेक्ट्रिक पावर सिस्टम फॉर लोड बैलेंसिंग के, लोड का मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी का लोड है उसको बैलेंसिंग के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। ये एक प्रकार का हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोरेज है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोरेज के रूप में है। ये जो टेक्निक है ये एनर्जी को स्टोर करती है, जैसे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर, और एंड इट पम्प्ड फ्रॉम अ लोअर एलिवेशन रिजर्वायर टू द एलिवेटेड स्टोरेज ड्यूरिंग ऑफ पीक इलेक्ट्रिक डिमांड पीरियड। इट मीन्स व्हाट कि जैसे पम्प्ड स्टोरेज की बात करें तो पानी को नीचे से ऊपर की तरफ, जैसे अगर पानी को क्या है यहाँ पे लोअर एलिवेशन से ऊपर की तरफ जो है आप वी कैन से जो वाटर इज ट्रांसफर्ड, एंड मतलब इस टेक्निक के माध्यम से जो एनर्जी है वो स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द वाटर। जैसे दो प्रकार की एनर्जी होती है, काइनेटिक एंड पोटेंशियल। तो पोटेंशियल जो एनर्जी ऑफ वाटर, उस फॉर्म में जो एनर्जी है वो आपकी स्टोर होती है। फिर यहाँ पे क्या है कि इसका कैसे वर्क करती है, ऑफ पीक आवर्स के अंदर जब इलेक्ट्रिसिटी डिमांड आपकी बहुत ही लो रहेगी तो जो एक्सेस इलेक्ट्रिसिटी है ग्रिड से वो यूज़ होती है टू पावर इलेक्ट्रिक मोटर्स, है ना। जैसे मान लो कि अगर ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी का डिमांड नहीं है तो
एक्स्ट्रा जो इलेक्ट्रिसिटी स्टोर हो रखी है उसी का इस्तेमाल किया जाएगा पंप्स को रन करने के लिए। और वो पंप्स किस लिए हैं? वो पंप्स होंगे पानी को नीचे से ऊपर की तरफ ले जाना, एंड दैट हेल्प्स टू स्टोर द एनर्जी एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम। जो एनर्जी जनरेशन है उस पर भी हेल्प कर रहा। पीक आवर्स के अंदर यही जो हाई इलेक्ट्रिसिटी जब डिमांड आपकी होती है तो यहाँ पे जो वाटर स्टोर्ड है अपर रिजर्वायर में वो रिलीज होता है बैक इनटू द लोअर रिजर्वायर थ्रू टरबाइन, और जो टरबाइन है फिर मूव करती है। देखो बहुत ही सिंपल चीज़ों में मैं थोड़ा सा आपको डायग्राम से बता देता हूँ बना के, वो इससे चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने क्या देखा कि ये एक स्टोरेज सिस्टम है, यहाँ पे ये लोअर है। तो क्या हुआ, इसको ऐसे देखो कि जैसे लोअर से लेके अपर, तो जैसे मान लो अगर सपोज करो कि ज़्यादा डिमांड नहीं है ना, तो क्या होगा कि जो वाटर है या आप कह सकते हो उसको नीचे से ऊपर की तरफ ये गया। और दूसरा क्या है कि जो एक्स्ट्रा, क्योंकि जब इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बहुत अधिक नहीं है तो जो एक्स्ट्रा आपकी एनर्जी है उस एनर्जी को यूज़ किया जाता है उन पंप्स को रन करने के लिए। जनरली सेंस में जब यही डिमांड बढ़ जाती है तो यही पानी क्या है नीचे की तरफ जाएगा और फिर ये पानी रन करेगा, टरबाइन को रन करेगा, और फिर क्या है इलेक्ट्रिसिटी आपकी प्रोड्यूस होगी, और इस इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ किया जाएगा फॉर मीटिंग द एक्स्ट्रा डिमांड। तो ये क्या है, ये पूरा अरेंजमेंट होता है पम्प्ड स्टोरेज जिसे हम कहते हैं पीक आवर्स में और ऑफ पीक आवर्स में। एडवांटेज क्या है इसका? एनर्जी स्टोरेज है, लोड को बैलेंस करने में, रिन्यूएबल इंटीग्रेशन इन द सेंस, क्योंकि देखो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर है उसको आप स्टोर कर रहे हो अकॉर्डिंग टू द नीड, आप उसको यूज़ कर रहे हो, इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है। तो एडवांटेज पम्प्ड स्टोरेज का हो सकता है इस बार के मेंस के प्रश्न आ जाए। फ्लेक्सिबिलिटी भी है बिकॉज तुरंत आप एडजस्ट कर सकते हो। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट की अगर बात किया जाए कि अगर दूसरे किसी स्टोरेज टेक्नोलॉजी से कंपेयर किया जाए तो ये लोअर एनवायरमेंटल इम्पैक्ट है, बिकॉज यहाँ पे ऑलरेडी जो रिजर्वायर है, रिजर्वायर ऑलरेडी आपका प्रेजेंट है, उसी को इस्तेमाल करके जो ये एनर्जी हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी इसको यूज़ किया जाता है, स्टोर किया जाता है ये है। इसके बाद लिमिटेशंस की बात करें तो जोग्राफिकल कंस्ट्रेंट है। जोग्राफिकल कंस्ट्रेंट का मतलब क्या हुआ कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है व्हेन यू टॉक अबाउट द जोग्राफिकल कंस्ट्रेंट, इट सिंपली सेज और इट सिंपली मीन्स कि देखो रिजर्वायर आप एक दो जगह पे कर सकते हो, ऐसा नहीं कि रिजर्वायर आप कहीं भी, है ना, क्योंकि जहाँ पे नदी है और एक पर्टिकुलर जोग्राफिकल लोकेशन है वहीं पे जो रिजर्वायर है वो सेट हो सकता है। तो बिकॉज ऑफ द जोग्राफिकल कंस्ट्रेंट भी एक बड़ा फैक्टर है कि वहीं पे आप ये स्टोरेज कैपेसिटी डेवलप कर सकते हो। फिर जब आप डेवलप करते हो तो उसका खर्चा भी है, तो कैपिटल इंटेंसिव भी है ये। अगर इस प्रोजेक्ट की बात करें इन्वेस्टमेंट ह्यूज होता है, कई एनवायरमेंटल कंसर्न भी रेज किए जा सकते हैं कुछ सर्टेन, जैसे वाटर क्वालिटी और रिजर्वायर बनाने पे जो आपका हैबिटेट का डिसरप्शन होता है। तो ये कुछ ऐसे मतलब ये चीज़ें भी हाईलाइट की जाती हैं। जोग्राफिकल कंस्ट्रेंट है, कैपिटल इंटेंसिव या एनवायरमेंटल कंसर्न है, ये है। ये कुछ पॉइंट्स है। फिर एनर्जी एफिशिएंसी है, एनर्जी एफिशिएंसी भी है, दैट इज़ अराउंड 70 to 85%, मतलब कुछ एनर्जी इसमें लॉस होती, तो ये इसका एक डिसएडवांटेज है। लेकिन मेनली क्या कहा यह जाता है कि बिकॉज ऑफ ऑल दीज थिंग्स, बहुत सारी जो डेवलपमेंट्स है इसके बाद भी इसको प्रमोट किया जा रहा है, बिकॉज कहीं ना कहीं फिर हम रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का इस्तेमाल करना धीरे धीरे शुरू कर देंगे। अदरवाइज हमारी जो डिपेंडेंसी है कोल पर वो बहुत अधिक निर्भर है, मतलब मोर देन 50 to 60% हम कोल पर ही निर्भर, थर्मल पावर पर ही निर्भर करते हैं। तो ये जो टेक्नोलॉजी है ये हमें फैसिलिटेट कर रही है कि रिन्यूएबल एनर्जी को हम यूज़ कर सकते हैं जो भी एनर्जी की डिमांड है उसको मीट करने के लिए। वाई पम्प्ड स्टोरेज इंपॉर्टेंट क्यों है? तो इंडिया ने क्या है कि इंडिया का एम क्या, 500 गीगावाट ऑफ नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी बाय 2030 हमें जनरेट करना। नॉन फॉसिल का मतलब जैसे मान लो कोल से अगर हम जो जनरेट कर रहे हैं एनर्जी उस सोर्स के अलावा वी वांट कि हम कार्बन न्यूट्रलिटी अचीव करना चाहते हैं, एनवायरमेंट फ्रेंडली टेक्नोलॉजी डेवलप करना चाहते हैं। तो इस वजह से हमने टारगेट क्या है कि 500 गीगावाट ऑफ नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी बाय 2030 इतना हम प्लान कर रहे हैं। एंड 2 ईयर्स में अगर 2023 तक देखा जाए तो 23 गीगावाट नॉन फॉसिल एनर्जी जनरेशन है, जो कि अगर आप स्पीड देखोगे इतनी अच्छी नहीं है और हमें करना पड़ेगा। और टोटल 10 गीगावाट ऐड किया गया 8 मंथ्स में 2023 से 2024 तक। 7.5 गीगावाट्स जो है विंड और सोलर एनर्जी से है। तो ये कहा है कि मतलब हम किस तरीके से अपना जो टारगेट है उसको मीट कर सकते हैं। सो अगर हमें टारगेट को मीट करना तो हमें हाइड्रो इलेक्ट्रिक की तरफ भी जाना पड़ेगा। सो विंड और सोलर एनर्जी तो दिस इज़ द वन केस, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम वी हैव टू ऑल्सो फोकस ऑन, हमें फोकस करना पड़ेगा लाइक है ना पम्प्ड स्टोरेज
की बात करें तो ऐसे टेक्नोलॉजी पर भी काफ़ी अधिक फोकस जो है वो करना पड़ेगा। इंडिया के पास क्या पम्प्ड स्टोरेज है, तो इंडिया के पास है जैसे नागार्जुन सागर है, कडाना है, कदम पराई है, पंचेत है, बीहरा है, ये सब में है। चाइना लीड्स द वर्ल्ड विथ 50 गीगावाट पम्प्ड स्टोरेज, लगभग है ना, चाइना के अंदर लगभग 50 गीगावाट की है, लगभग 1300 गीगावाट ऑफ विंड एंड सोलर एनर्जी की बात करें उसको सपोर्ट करना। उसके बाद इंडिया वुड नीड अ रैम्प, मतलब इसमें जो पब्लिक पम्प्ड स्टोरेज कैपेसिटी है उसे इंक्रीज़ करना पड़ेगा। वी हैव टू इंक्रीज दिस ऑल्सो है ना। तो ये कुछ पॉइंट्स याद रखना। अब देखो मैंने पूरा कंप्लीट टॉपिक कवर कर लिया इसमें। अभी जो पंप स्टोरेज है मेनली दो टाइप का, तो ऑन रिवर एंड ऑफ रिवर। ऑन रिवर जैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है रिवर के ऊपर ही है। ऑफ रिवर प्रोजेक्ट है जो कि लाइक दैट हैव टू रिजर्वर एट टू डिफरेंट लेवल टू विच द वाटर कैन बी पम्प्ड अप और लेट डाउन अंडर ग्रेविटी इन ए क्लोज्ड लूप। तो देखो यहाँ पे एक तो समझना इस चीज़ को, जैसे मैं आपको ये बताता हूँ, जैसे मान नदी बह रही है, अब नदी बह रही है वहीं पे आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, तो आपको कुछ नहीं करना, जो रिवर का पानी है वो मूव करेगा और फिर आप ये पम्प्ड स्टोरेज डेवलप कर सकते हो। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना। यहाँ पर रिवर का जो नेचुरल फ्लो है उस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को रन करने के लिए। इसे बोलते हैं, अगर आप स्टोर कर रहे हो तो ऑन रिवर पम्प्ड स्टोरेज बोलता है। अगर आप ऑफ रिवर की बात करते हो तो यहाँ पे क्या है, दो रिजर्वायर होंगे, दो डिफरेंट लेवल पे, जैसे एक नीचे एक ऊपर इस टाइप से है, और फिर एक लूप की तरह पानी जो है वो मूव करता है। मतलब यहाँ पे आपको क्या करना है, पानी को मूव कराना है। जैसे एक तो नेचुरली पानी बह रहा है नदी से, और एक आपने दो लेवल पे रिजर्वायर बना रखे हैं, एक रिजर्वायर से दूसरे रिजर्वायर में पानी मूव करेगा। जब मूव करेगा तो बीच में जो फोर्स होता है उससे टरबाइन से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, फिर आप उसको स्टोर करोगे। और जैसा अभी हमने डिस्कस किया है, फिर एक्स्ट्रा एनर्जी है ऑफ पीक आवर के टाइम पे, तो उसमें हम उस एनर्जी का यूज़ कर सकते हैं, जो भी पम्प्ड है मतलब उस एनर्जी का हम यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट पर्पस के लिए। तो ये पॉइंट आपको याद रखना कि जो पम्प्ड स्टोरेज है वो दो तरीके का होता है, एक ऑन रिवर होता है और दूसरा ऑफ रिवर होता है। सो जो वाटर है इट इज़ पम्प्ड अप फ्रॉम द लोअर रिजर्वायर टू द अपर, एंड व्हेन द पावर इज नीडेड द वाटर कैन फ्लो डाउन टू टर्न द टर्बाइन एंड जनरेट, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। ऐसा ही एक पावर है जिसे हम, जो कि लोकेटेड है कदम पराई तमिलनाडु पे। तो ये थोड़ा सा याद रख लेना। देखो यूपीएससी का यही लेवल आजकल पहुंच गया है, तो ये चीज़ें याद रखना। कुछ नहीं, ये जो पीडीएफ है इसी से पढ़ लो। अब देखो मैंने रिवीजन के लिए ये माइंड मैप बना दिया। तो ज्वाइन करने के लिए सौरभ पांडे upsc.com वेबसाइट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप कर सकते हो। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक, द एक्सियोम मिशन। एक्सियोम मिशन के ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। लेट्स डिस्कस अबाउट दिस मिशन, दैट इज एक्सियोम मिशन। तो एक्सियोम मिशन किससे रिलेटेड है? ये प्लान्ड प्राइवेट मिशन है। कहाँ पे? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। तो आपने मूवी भी कई देखी होंगी जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से रिलेटेड है। तो यहाँ पे एक्सियोम स्पेस करके एक कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, वो इस मिशन के तहत, इट्स अ प्राइवेट मिशन, और इस मिशन के तहत इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की अगर बात किया जाए तो वहाँ पे रीच करना, और ये खुद का एक्चुअली अपना एक स्पेस स्टेशन डेवलप करना चाहते हैं। सो एक्सियोम स्पेस अपना खुद का एक स्पेस स्टेशन डेवलप करना चाहते हैं। फर्दर जो एक्सटेंशन है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का वो करना चाहते हैं। पहली बार अप्रैल 2022 में इन्होंने एक्सियोम मिशन AX-1 नाम से लॉन्च आपका किया था, जो कि लाइक द फर्स्ट प्राइवेट एस्ट्रोनॉट मिशन है आपका इस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का। और इसमें दो लोग गए थे, लोपेस अल्जेरिया, और ये दो लोग आपके गए थे। सो ये नहीं याद रखना, अभी रिसेंटली भारत के दो लोग सेलेक्ट हैं, दैट इज़ ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला एंड ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालाकृष्णन नायर। तो ये दो लोग हैं जो लोग दे आर लाइक शॉर्ट लिस्टेड, इनकी ट्रेनिंग होगी एंड दे विल गो। अब ये सब क्यों किया जा रहा है? प्राइवेट कंपनी का जो ये इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो स्पेस टूरिज्म को प्रमोट करना, साइंटिफिक रिसर्च, दूसरी जो एक्टिविटी है लो अर्थ ऑर्बिट में, तो उसके लिए ये जो मिशन है या प्राइवेट जो कंपनीज है इस पर इन्वॉल्व भी हैं। लोअर अर्थ ऑर्बिट आप याद रखो कि कमेंट सेक्शन में बताओ, लोअर अर्थ ऑर्बिट अर्थ सरफेस से कितने किलोमीटर डिस्टेंस में है, लाइक 300, 400, 500, 1000, मोर देन 1000। तो ये आप बताओ कि लो अर्थ ऑर्बिट है, व्हेन यू यूज़ द टर्म लो अर्थ ऑर्बिट, तो जो लो अर्थ ऑर्बिट है, ये लो अर्थ ऑर्बिट कितनी डिस्टेंस है सरफेस से। सेरेमिक्स की बात किया जाए, सेरेमिक्स की अगर बात करेंगे तो ये क्या है? सेरेमिक्स जो है बेसिकली हॉट एसिडिक एनवायरनमेंट को विथस्टैंड कर सकता है। एंड मतलब ये सेरेमिक्स एक प्रकार का जो केमिकल है, आप ध्यान रखना। एंड मतलब काफ़ी इसके यूज़फुल है, वो थोड़ा सा
थोड़ा सा याद रखना है। है ना, यहाँ पे मतलब ये टूट भी सकता है, लाइक है ना, अगर इसको हमने स्लाइडिंग या स्ट्रेस से बहुत मतलब मान लो फोर्स और इससे अगर हमने सही से मैनेज नहीं किया है, एंड इसका माइन्यूट लेवल पे चीज़ें पढ़ा भी जा रहा है, इसको स्टडी किया जा रहा है कि अच्छा सा क्या प्रॉपर्टी, इसे हम सेरामोग्राफी बोलते हैं। साइंटिस्ट ने जो सेरामिक्स का बहुत यूज़ किया है, लाइक स्पेस शटल में यूज़ किया गया है, स्पेस शटल्स में भी इसका यूज़ किया गया है, लाइक है ना, हीट को प्रोड्यूस करना माइक्रोवेव्स के अंदर, उसमें भी इसका यूज़ आपका किया गया है। न्यूक्लियर फ्यूल में, फाइटर एयरक्राफ्ट विंडोज़ में, टोमोग्राफिक है ना, ये भी स्कैनर्स होते हैं, उन पे यूज़ किया गया है। और हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टिविटी भी कई सारे सर्मिक मटेरियल में पता चल गया है। सुपर कंडक्टिविटी का मतलब होता है कि ये विदाउट एनी रेजिस्टेंस इस पर इलेक्ट्रिसिटी या फिर इलेक्ट्रॉन्स ईजिली पास हो सकते हैं। इसके लिए 1987 में फिजिक्स का नोबेल प्राइज़ भी दिया गया। तो सेरामिक आपको याद रखना, सेरामिक्स क्या है। इसी से रिलेटेड जो ये टॉपिक है जो साइंस वाले पेज में आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट देखते हैं अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की बात करें तो ये इस्टेब्लिशमेंट आपका हुआ था 2023 का जो एक्ट है। ये अगर आप देखोगे एडिटोरियल में एक आर्टिकल आया है, उसमें और इधर उधर की बातें लिखी हैं, बजट से रिलेटेड है, बट वो बहुत ही, क्योंकि बजट मैंने कवर किया है तो वो कॉमन सी बात है। बट यहाँ पे एक टॉपिक जो हमें ध्यान में रखना है, जो जहाँ से प्रश्न आ सकता है, दैट इज़ अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, ANRF जिसे बोलते हैं। तो अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्टैब्लिशमेंट आपकी की गई थी अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन 2023 एक्ट का। इसका एम क्या है कि देश के अंदर रिसर्च और डेवलपमेंट को प्रमोट करना, ठीक है, कल्चर ऑफ रिसर्च एंड इनोवेशन थ्रू आउट इंडियाज यूनिवर्सिटी कॉलेज, मतलब यूनिवर्सिटी कॉलेज, रिसर्च इंस्टीट्यूशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरीज, यहाँ पे प्रमोट करना, किसको, आपका प्रमोट करना, है ना, अनुसंधान मतलब जो रिसर्च है उसको प्रमोट करने की बात आपकी की गई, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कहना। तो ये जो है ये प्रोवाइड करेगा क्या, डायरेक्शन, कि साइंटिफिक जो रिसर्च है किधर जाना चाहिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत, कि हम रिसर्च अपने देश में किस तरीके से आगे लेकर जा सकते हैं, इस पर फोकस करना। और पहले एक बॉडी थी जिसका नाम था साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड, अब उसकी जगह ANRF है। अभी इस्टेब्लिशमेंट किसके तहत हुआ, पार्लियामेंट का जो एक्ट है 2008 के तहत, एंड कई सारे जैसे इंडस्ट्री, एकेडमिया, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, इनके साथ एक कोलैबोरेशन के साथ, मतलब साथ में मिलकर रिसर्च एंड डेवलपमेंट को देश के अंदर कैसे लेकर आया जा सके, ऐसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया जा सके जिसका इस्तेमाल इंडस्ट्रीज के द्वारा भी आपका रखा जाए, मतलब इंडस्ट्री दे आल्सो एबल टू यूटिलाइज, जो भी आपके हैं उसको भी यूटिलाइज आपका किया जाए, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। देख सकते हैं वैक्सीन अगेंस्ट मलेरिया, तो भारत बायोटेक की अगर बात किया जाए तो यहाँ पे भारत बायोटेक की बात अगर किया जाए तो यहाँ पे कई जैसे वैक्सीन बनाने की बात की जा रही मलेरिया के कंटेक्स्ट में। एक तो याद रखना, एक मॉस्क्यूरिक्स और एक R21 मैट्रिक्स वैक्सीनेशन। R21 याद रखना है ना, तो R21 मैट्रिक्स ये भी वैक्सीन है मलेरिया को लेके, और अभी 2026 में मॉस्क्यूरिक्स करके एक आएगी, ये भी एक है। तो मॉस्क्यूरिक्स बेसिकली भारत बायोटेक से रिलेटेड वैक्सीन है। फिर एक और टर्म याद रखना, डीट क्या है, एंड डाईइथाइल मेटा टोलुअमाइड, ये डीट बोलते हैं, ये केमिकल कंपाउंड है जो कि यूज़ होता है इंसेक्ट रेपेलेंट, मतलब इसका इस्तेमाल किया जाता है इंसेक्ट्स को, रिपेलेंट का मतलब जानते होंगे सब लोग, मतलब इंसेक्ट इससे भागते हैं एक प्रकार से। और ये डेवलप वर्ल्ड वॉर के टाइम पे इसको, जैसे जैसे युद्ध की स्थिति है तो बहुत सारे कीड़े और ये सब आते थे, तो उनसे बचने के लिए उस समय इस्तेमाल किया गया था। तो आपको ये टर्म याद रखना है कि डीट क्या है या एन डाईइथाइल मेटा टोलुअमाइड क्या है, ठीक है, ये आइडिया रहना चाहिए। यहाँ से प्रश्न प्रीलिम्स का बनेगा, इसमें कोई मेंस का प्रश्न नहीं बनेगा। और आज जैसे सैटरडे है, हर सैटरडे को मैं आपको एक निबंध का टॉपिक देता हूँ, और ये ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो कि आपको अटेम्प्ट करना चाहिए। और यही देखते हुए, क्योंकि इफ़ यू ऑल रिमेंबर, मतलब बहुत समय से हर एक संडे को, मतलब हर एक सैटरडे को मैं आपको एक निबंध का टॉपिक जो है वो आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है। सो ये आपका, इस पर मैंने कोर्स भी लॉन्च कर दिया है और आज 40% ऑफ है। कल ये कोड क्रिएट नहीं हो पाया था तो आप लोगों का, काफ़ी लोग का मैसेज भी आया था। तो यहाँ पे 40% ऑफ रहेगा ऐसे के टॉपिक, जिसमें टोटल 50 ऐसे रहेंगे और आपके ऐसे का इवेलुएशन होगा प्रॉपर, ठीक है। तो 250 नंबर है, इसको मिस नहीं करना है।
और आपको मॉडल ऐसे भी मिलेगा, ठीक है, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। जैसे जो मॉडल ऐसे है दैट ऑल्सो यू विल गेट, जैसे ऐसे है, जैसे मान लो ये टॉपिक है, वन कैन अट्रैक्ट एंड गेन पावर ओवर एनीथिंग विद फॉरगिवनेस। तो इस तरीके से पूरा मॉडल है सर, कैसे आपको अप्रोच करना है, कैसे है। तो आपको पता है कि अगर मुझे 1000-1100 शब्द लिखने हैं तो किस तरीके से मेरे ऐसे जो फिलोसफिकल ऐसे हैं उनका किस टाइप से रहना चाहिए। तो ऐसे टोटल 50 ऐसे रहेंगे, मॉडल ऐसे रहेगा, सारी चीज़ें। तो ये मिस नहीं करना। देखो 250 शब्द है, और आपको याद होगा कि ये जो निबंध के टॉपिक्स हैं मैं आपको कंटिन्यूसली मतलब बहुत समय से प्रोवाइड कर रहा हूँ। इसका कंपाइलेशन भी कंटिन्यूसली आपको प्रोवाइड हो रहा है। तो इसको मिस नहीं करना। 5 सितंबर से आपको जो टॉपिक्स हैं वो मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। अपने आंसर आप पोस्ट करो, इवेल्युएशन है, वॉइस, कुछ वीडियो लेक्चर्स भी होंगे, ठीक है, ये ध्यान में रखना। आप कोई क्वेरी है तो इस नंबर पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। और अपने आंसर वैसे भी आप अगर मान लो नहीं जुड़ते हैं तो आप सौरभ पांडे यूपीएससी टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं। तो सौरभ पांडे सीएसई ऐप जरूर से ज्वाइन मतलब इस ऐप को डाउनलोड करना है। और ये सारे कोर्सेस हैं, ये फिर लास्ट में मैं डिस्कस इनके बारे में कर दूंगा। फिलहाल अभी स्पेशल ऑफर आज के लिए मास्टरिंग ऐसे कोर्स के अंदर 40% ऑफ रहेगा, ठीक है। तो आप खुद सोचो कि 50 ऐसे हैं, और अभी जो प्राइस है दैट विल बी अराउंड 2000 के आसपास होगा प्राइस, 1900-2000। और अगर आप 50 से इसको डिवाइड करोगे तो एक ऐसे जो है आपको लगभग 40 रुपीज़ एक ऐसे का पड़ेगा। अब अगर आप इस टाइप से सोचोगे यू विल थिंक कि ये बहुत मतलब कोई हाई प्राइसिंग नहीं है, पर ऐसे कॉस्ट 40 रुपीज़ है। 40 रुपीज़ का आप समोसा खा लेते हो, और ये सारी चीज़ें हैं। तो ये 50 ऐसे एक है जो कि कवर किए जाएंगे। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं फिर उन लोग को कहना चाहूँगा जो तैयारी कर रहे हैं इस साल की। ये बाकी डिटेल्स आप देख सकते हो, बाकी सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। शुरू